नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का समा डिजिटल पर अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज तो 29 ऑफ रमज़ान, और अगर आज शाम को चाँद नहीं नज़र आता तो फिर समझ जाइए कि हम कल भी मिल रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर आज चाँद नज़र आ गया तो आज से ही चाँद रात मुबारक आप सबको। और तो मैं बताती चलूँ कि चलिए ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और आपको बताते चलूँ आज हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ गुलकार, जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल शख्सियत भी है। मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद साहब की, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ टीचिंग प्रोफेशन से किया, लेकिन गायकी में उन्होंने भरपूर शोहरत हासिल की पाकिस्तान में। आज हमें वो ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में, और तो और कुछ ही देर में उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे साहिल अदीम साहब भी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी अताउल मनान वारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया मैडम, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आज 29वां रोज़ा है, और अगर आज चाँद नज़र नहीं आता तो फिर हम कल 30वें रोज़े की तरफ होंगे, और अगर चाँद नज़र आ जाता है बाद अज़ ग़ुरूब आफ्ताब तो फिर कल पाकिस्तान में ईद होगी। बहरहाल आज 29वां रमज़ान है, और इस पूरे रमज़ान में कोशिश यही रही समा का रमज़ान का समा से समा की हमारी इस पूरी प्रोडक्शन टीम की कि हम भरपूर तरीके से जो भी हमारे पास मौजूद थे मुल्क के जय्यद उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, और पाकिस्तान में कुरान को जदीद अंदाज से, यानी कि उसकी जो साइंसी उलूम है उस हवाले से, और बिलखुसूस जो मुसलमानों को उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद उम्मत के लिए जो काविशों की ज़रूरत है उस हवाले से जिस तरीके से साहिल अदीम साहब ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया और मुस्लिम उम्मा को झंझोड़ने के लिए जो काविशें की, यहाँ पर इस पूरे प्लेटफॉर्म से पूरी टीम ने भरपूर तरीके से रमज़ान को एक हकीकी रमज़ान बनाने की कोशिश की है। आज 29वें रमज़ान में हम इस हवाले से लाइव कॉल्स भी आपकी लेंगे, हमेशा की तरह जैसा कि हम पहले दिन से लेते हुए आ रहे हैं। आपके जो मसाइल हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वज़ाइफ अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो उस हवाले से भी बातचीत ज़रूर रहेगी। बेशतर इसके के प्रोग्राम में आगे बढ़े, कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से गुजारिश है कि तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।
युसब्बिहु लहु मा फिस्समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए, इस्तकामत अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए और आपकी आवाज़ में मज़ीद ताकत अता फ़रमाए। आप कुरान करीम की तिलावत फ़रमाते रहें और अल्लाह के कलाम से सुनने वालों के दिलों को मुनव्वर फ़रमाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि बुशरा आप देखें कि 29वां रमज़ान है। पहले रमज़ान से लेकर जब हम सहरी से शुरू हुए थे तो आज तक जितनी भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई, बहुत सारे मसाइल जो कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, जहाँ पर उनके जहन में कोई ना कोई अबहाम था, कोई ख़यालात, मतलब है कि आप कहें कि वाज़ेह नहीं थे। तो हमें यकीन है अल्लाह की रहमत से कि जितनी भी गुफ्तगू यहाँ पर हुई है, लोगों की ज़िंदगियों में उससे बदलाव ज़रूर आएगा, कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी। कुछ ना कुछ तो उन्होंने नया मूव लिया होगा, नया स्टेप लिया होगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि समा प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आवाम की आवाज़ बनकर आवाम की आवाज़ को ही यहाँ से पहुँचाएँ, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, फिगर, इस्लामिक कंटेंट, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। देखिए कुरान आपको दुनिया में, आपने बैसियत मुसलमान अगर कहीं भी जाते हैं, किसी भी मसले का शिकार हैं या किसी भी उलझन में हैं, आपको सबसे पहली जो रोशनी की और उम्मीद की किरण नज़र आती है वो कुरान करीम से नज़र आती है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से नज़र आती है। अब जब फ़र्ज़ कर लें कि बंदा बीमार हो जाता है, फ़र्ज़ कर लें कि बीमार हो जाता है, तो कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है कि वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। जब अल्लाह ताला की नेमतें किसी बंदे के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर हैं और वो ये समझता है कि उसके ऊपर अल्लाह की ख़ास करम है, नेमत है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आप समझना शुरू हो जाएं और आपको समझ आने लग जाए कि वाकई कहीं ना कहीं अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो अगर हमें ये लगता है कि बुशरा के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास बैंक में बहुत पैसे हैं, इसके मोबाइल बहुत महंगे महंगे हैं, ये महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, तो फिर अगर मैं आपको देखूं या कोई शख्स आपको देख के हसद का शिकार हो जाए तो वो अपनी चीज़ों को नहीं देखता। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फ़बे ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो जो मेरे पास हैं मुझे उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं सेहत में हूँ, मेरी दोनों आंखें ठीक है, मेरे दोनों कान ठीक काम करते हैं, मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, मैं चलता फिरता हूँ, नींद मुझे बगैर दवाइयों के आती है, ज़ेन खलफशार का शिकार नहीं है, उलझनों का मैं उलझा नहीं हुआ हूँ ज़हनी तौर पर। तो ये नेमतें अल्लाह की। पहली बात कर दी आपने हाफिज़ साहब कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें किन किन नेमतों और रहमतों से अल्लाह पाक ने नवाजा होता है, लेकिन छोटी सी चीज़ सामने इधर लेफ्ट या राइट देख लें तो दिल में ऐसी ना शैतानी वसवसा पैदा हो जाता है, शैतान भड़काता है। हालांकि आप उसी वक्त कलमा पढ़े, अल्लाह से दुआ करें और दुआ कर ले, उसके हक में भी इसको मुबारकबाद है उस चीज़ की, और अपने लिए अल्लाह से दुआ कर ले, तो क्या ही वो हसद एक दुआ में बदल जाएगा। और आप देखिए कैसी तरक्की और कामयाबी। बुशरा की जो अल्लाह की तकसीम है, अगर आपके पास अल्लाह की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं तो लाजिम नहीं है कि आप कामयाब हैं। जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है उतना ही आपसे उसके बारे में अल्लाह ने सवाल भी करना है कि मैंने, अल्लाह ताला ने अगर आपको अता किया है तो उसका भी मकसद है कि आप उस मकसद पर पूरा उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं। और अगर आपको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो वो अल्लाह की तकसीम है। मैं अगर आपकी या दुनिया में अगर भी देखते हैं, किसी भी जगह पर अगर किसी के पास भी माली हैसियत में, सेहत की हैसियत में, ज़ाहिरी हैसियत में, शक्ल की हैसियत में, किसी भी हैसियत से कोई शख्स अगर मुझे अपने से बेहतर लगता है और मैं उससे जलन करता हूँ, हसद करता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह की तकसीम से तौबा नऊज़ुबिल्लाह हसद कर रहा हूँ। जो भी आपके पास दिया हुआ है वो अल्लाह का अता करदा है, तो मुझे उसको देखकर हसद का शिकार होने की बजाय शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप पर अपनी नेमतों का जो है शुमार वो और ज़्यादा तरीके से आप पर नेमतें नाजिल हों अल्लाह की, और आप उसी अता करदा अल्लाह की चीज़ों में से आप अल्लाह की मखलूक में तकसीम करें। और जगह कुरान को जब आप पढ़ते हैं तो आपको बारहा कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप जो बंदों को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसमें से खर्च करते रहें, एलानिया खर्च करें, आप उसमें से खुफिया तौर पे खर्च करें और उस वक्त के आने से पहले पहले खर्च करें। देखें ये खर्च आप अल्लाह के दिए हुए में से उस वक्त तक ही कर सकते हैं जब तक आपकी सांसें बाकी हैं, जब तक आपकी आंखें खुली हुई हैं। तो ये एक बहुत मुख्तसर सा वक्त है, कोई पता नहीं है कि अगले लम्हे हमारी सांस चल रही होनी है या नहीं चल रही होनी, तो बाद में तो पछतावे से कुछ नहीं होना क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं रहना। क्यों कारी साहब? जी हाँ, हदीस पाक में आता है हसदु यअकुलुल हसनात, हसद सारी नेकियां खा जाता है। कमा यअकुलुल हतबुन नार, जैसा कि
लकड़ी आग को खा जाती है, आग लकड़ी को खा जाती है, आग लकड़ी को खा जाती है। तो हदीस पाक में यहाँ भी आता है कि आप हसद तो नहीं कर सकते मगर किसी की नेमत को देखकर रश्क कर सकते हैं, इसकी इजाज़त होती है कि अगर किसी ने कोई तरक्की की है तो ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह जो नेमत आपने उसको अता की है मुझे भी हो बहू वही नेमत अता फरमा दे, ये दुआ कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं दुआ। ये नहीं कह सकते या अल्लाह आपने उसे जो नेमत दी है वो उससे छीन जाए, ये दुआ नहीं कर सकते। हसद देखने वाले अपनी ही आग में जलते रहते हैं, वो भूनते रहते हैं, अंदर ही अंदर जल के बाज़ मरता उनकी जिस्मानी सेहत भी ख़राब हो जाती है, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। देखिए ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, अगर ये देखें ना, अगर मैं जो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है उस पर किफ़ायत करूं, ठीक है, उस पर राज़ी हो जाऊं, ठीक है, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं, तो मेरे अंदर जो हसद के जज्बात हैं वो मेरे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम के अगेंस्ट नहीं चलेंगे। मैं शुक्र करूंगा तो अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया हुआ है कि लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज़्यादा दूंगा, ठीक है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हुआ है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, ये कोई भी मत ये समझे कि ये उसकी कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह की यहाँ कामयाबी के मयार और है, अल्लाह ताला लोगों को देते हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान में कई मरतबा कहा हुआ है कि अल्लाह ताला जब आपके पास हैं तो वो भी आजमाइश है, आपसे कुछ लिया गया वापस तो भी आजमाइश है, और जब अल्लाह ने कुछ दे दिया है तो उसके ऊपर हमें कोई बहुत बगले नहीं बजाने चाहिए, ठीक है, सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ वापस चली गई है तो अल्लाह की उसमें भी हिकमत है, अल्लाह ताला की उसमें भी मसलहत है, हमें उस पर भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। देखें, अगर आपको चोट लगे, उस तकलीफ़ पर भी अगर आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहें कि हस्बी अल्लाह, तो आप देखें कि आपकी तकालीफ को अल्लाह कैसे रफ़ा कर देगा। कारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कारी साहब से नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नाज़रीन से भी गुजारिश करूँ कारी साहब कि हमारे साथ आज अता अल मनान वारसी साहब हैं, और आप जानते हैं कि 29 रमज़ान है, तो ये कन्फ्यूजन ही है कि चाँद नज़र आएगा ये नहीं, लेकिन हम इसको इस तरह ही सेलिब्रेट करेंगे, इफ्तारी की ट्रांसमिशन को ऐसे ही लेके चलेंगे जैसे आज लास्ट हो इस सीज़न की। तो नाज़रीन, आप जैसे देख रहे हैं हमें लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, एतमाद का। लेकिन अगर आप लोग लाइव कॉल्स करना चाहते हैं, अपने किसी मसाइल का हल पूछना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा, कोई भी ऐसी मामला या केस जो आप इस कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल पूछना चाहते हैं, तो कारी अता अल मनान वारसी साहब को आप डायरेक्ट फ़ोन करके पूछें, अभी लाइव कॉल्स करें। उसके साथ साथ जवाद अहमद साहब जो हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी आप डायरेक्ट कॉल्स करके कुछ भी आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। और तो और जब हमें साहिल अजीम साहब ज्वाइन करेंगे तो उनको भी आप अपने डायरेक्ट लाइव कॉल्स करें और आप लोग को डायरेक्ट लाइव सवालात के जवाब मिलेंगे। जी, हसद के सिलसिले में ना मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, अगर किसी को किसी शख्स से हसद का सामना हो तो वो सूरह फलक और सूरह नास सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ ले, इंशाल्लाह उसके हसद के शर से वो महफूज रहेगा इंशाल्लाह। बड़ा आसान वजीफ़ा हमारे पास। कारी साहब, खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बसिद को यकी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमी
खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जनाब। यही से हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, लेकिन ब्रेक के दौरान आप देखें समा किचन में मीरब आपका वेट करिए और देखिए आज कौन सी मज़े की रेसिपी वो आपके साथ शेयर करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। समा का दस्तरखान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाजरीन, हर रोज़ की तरह आज फिर से मैं मौका फिर 6 में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ शेफ़ सबूर हैं जो आज बैरिस्टा का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि ये हेड शेफ़ हैं और हर चीज़ हर रेसिपी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसमें और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। सो नाज़रीन, मौका जो है वो आज हमारे साथ अपनी 2 बेस्ट रेसिपी शेयर करने जा रहा है, लेकिन वो क्या होंगी आपके लिए सरप्राइज़ है। फिलहाल मैं शेफ़ साहब आपसे पूछना चाहूँगी, तो शेफ़ साहब ये मेरे सामने इतना प्यारा डिजर्ट पड़ा है, आप देखिए कि इतने डिफरेंट कलर्स में मैक्रोन्स पड़े हैं, यहाँ पर 2 किस्म की ब्राउनीज पड़ी हैं। अच्छा, ब्राउनीज की रेसिपी तो हम एक बार बना भी चुके हैं, लेकिन मैक्रोन्स मैंने बिल्कुल नहीं देखे हैं। ये क्या है? ये इतने प्यारे प्यारे कलर्स और इतने डिफरेंसेस कैसे हैं इसमें? ये आप लगा लें कि मौका की एक और प्रोडक्ट है। अच्छा, ठीक है, इसमें मौका ने इसे लॉन्च किया है वैसे पाकिस्तान के अंदर। अभी अच्छा। तो आपको डिफरेंट जगह से मिलेंगे मैक्रोन, लेकिन वो ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ ना होंगे, मैंने ट्राई किया है। 100% नहीं, मतलब ये नहीं होगा। वो तो कोई बिस्किट सा होता है, ये बिस्किट बिल्कुल डिफरेंट फ्लोर से बने जाते हैं, ये टोटली आलमंड बेस से बनते हैं। ठीक है, क्या और ये बात। मौका ने इन्हें बड़ा मतलब कोर में प्रोडक्ट में रखा हुआ है अभी, और बहुत ज़्यादा सेलिंग में है ये मैक्रोन जो, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। डिफरेंट फ्लेवर में। अभी तो हमारे पास 3 ही पड़े हुए हैं, ये अभी डिस्प्ले में। ठीक है, अभी इसमें 6 से 7 फ्लेवर और भी मिल जाएंगे अच्छा, आपको। जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं या आपके पास वो नहीं, अवेलेबल कंप्लीट है? जबरदस्त, ठीक क्या है। बात है। ये अभी चॉकलेट में, स्ट्रॉबेरी में, ये ब्लूबेरी है। ठीक है, अभी कैरामल में, मोकाचिनो में। ठीक है, तो डिफरेंट अभी फ्लेवर में और भी क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये जो ब्राउनीज है वैसे हम ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ज्यादा यहाँ पर जो कस्टमर्स आते हैं वो मैक्रोन्स की तरफ जाते हैं, ब्राउनीज की तरफ जाते हैं, केक्स लाइक करते हैं? ब्रोनी की तरफ ज्यादा जाते हैं। ब्राउनी ब्रोनी ये विद आइसक्रीम भी सर्व करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ब्रोनी मैट लाइक मोल्टन लावा। ठीक है, तो वो बड़ी मतलब अच्छी प्रोडक्ट है मौका पसंद के, की जाती पसंद है। अब इतने मजे की बातें हो रही हैं। मिल्क केक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिसमें लोटस फ्लेवर में, रस लीची में, चॉकलेट फ्लेवर में। ठीक है, अच्छा, लोटस केक भी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया था एंड यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि वो जो लोटस केक था वो सिर्फ और सिर्फ मौका में बनता है, वैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और ये मौका जो है ये उसका एक आप कह लें कि दिल बड़ा है कि उसने वो रेसिपी भी अपनी दिखा दी है। और अब ये मैक्रोन्स है, आपके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इतने मज़े की चीज़ों का जिक्र हो रहा है, तो मैंने सोचा कि वक्त ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बैरिस्टा कहूँगी अब मैं आपको, सबूर साहब, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? अभी मैं आपको एक मौका की कोल्ड कॉफ़ी है वो बताऊंगा, जो ये भी कोर है, मौका के नाम से ही है। ठीक है, मौका कॉफ़ी फ्रैप है ये कोल्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आइस लेंगे। सो एवरीवन, आज हम लोग मौका स्पेशल आइस्ड फ्रापे बनाने जा रहे हैं। इसका तरीका आपके सामने मैं भी शेयर करूंगी और आप लोग इसको घर में यकीनन बना सकेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। रही बात शॉट्स की, जो कि कॉफ़ी शॉट्स होते हैं, वो एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जो कॉफ़ी शॉट्स होते हैं, एस्प्रेसो शॉट हो गया या मेरे ख्याल से एस्प्रेसो शॉट ही होता है बेसिकली, तो वो आपको इसके लिए तो मशीन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर घर में बनाने की कोशिश की जाए, थोड़ा बहुत ज़रा जुगाड़ लगाया जाए, तो मेरे ख्याल से वो अगर आप कॉफ़ी ब्लेंड करके आप उसका वो हॉट वाटर में निकालें थोड़ी सी, तो गुजारा किया जा सकता है। वो फ्लेवर फिर भी यहाँ तक वो फ्लेवर नहीं आएगा, मगर फिर भी चलें, कोशिश तो की ही जा सकती है। तो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि शेफ़ साहब ने जग में मिल्क ऐड किया, सबसे पहले आइस ऐड की, आइस के बाद मिल्क ऐड किया, मिल्क के बाद उन्होंने वनीला आइसक्रीम ऐड की है और अब ये इसमें चॉकलेट सिरप ऐड कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये वाला एस्प्रेसो शॉट भी ऐड कर दिया है। इसकी क्वांटिटी क्या थी? 30 ml। सो एवरीवन, जैसा मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी अभी कि आइस्ड मौका स्पेशल फ्रापे हमारा रेडी हो चुका है और आप देखें कि हम इसको ग्लास में ऐड कर रहे हैं और हम दिखाते हैं कि इसकी किस तरह से फॉर्म आती है। You must have seen कि कितने खूबसूरती से पहले ग्लास को इन्होंने जो चॉकलेट सिरप था उसके साथ डेकोरेट कर दिया है। शीशे का ग्लास है, आप अगर ये यूज़ करते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली इसकी फॉर्म दिखा सकेंगे। और उसके बाद इन्होंने जो ब्लेंड किया वो सारा फिर इसमें ऐड कर दिया। इसमें इन्होंने एस्प्रेसो शॉट ऐड किया, जिसको आप लोग घर पे जब आप कॉफ़ी बीट करेंगे तो आप थोड़ा सा लेकर गर्म पानी में उसको एक सो कॉल्ड एस्प्रेसो शॉट की शक्ल में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आप इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे, उसके बाद आप इसके अंदर हम इसमें चॉकलेट सिरप भी ऐड करेंगे जी, चॉकलेट सिरप, मिल्क, और फिर आप इसको ब्लेंड कर देंगे और ये आपका मौका स्पेशल आइस्ड फ्रापे रेडी है। अब हम लोग बढ़े हैं
आइस लाटे की तरफ। आइस लाटे की तरफ यकीनन बहुत पसंद किया जाता है। एवरीवन लव्स आइस कैरामेल लाटे। तो हम लोग देखते हैं कि मौका उसको किस तरह से बनाता है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। सो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू मेक द कैरामेल आइस लाटे। मेरे पास डिफरेंट फ्लेवर्स मौजूद हैं, तो आई कैन मेक इट कैरामेल। आप उसको कोई और टेस्ट भी दे सकते हैं। आपके पास अगर घर में चॉकलेट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही है, चॉकलेट को मेल्ट करके हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। या आप कोई भी फ्लेवर का सिरप ले सकते हैं, सिरप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसका तरीकाकार क्या है अभी आपको दिखाते हैं। जी शेफ साहब। ये आप सबसे पहले आइस ले लें, ठीक है। ग्लास में आइस ऐड हो गई, उसके बाद इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे आप, ठीक है। देखिए मिल्क किस तरह से ऐड कर रहे हैं वो, थोड़ा सा ना इसको लाइक स्लाइटली कि वो ठंडा ज़्यादा हो जाए, ये नहीं कि बस ऐसे ही ऊपर से एकदम से ऐड कर दिया, नहीं, ठीक है। फुल ग्लास मिल्क का ऐड हो गया। उसके बाद आप फ्लेवर लेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। हमारे पास कैरामल फ्लेवर है तो हम इसमें कैरामल फ्लेवर ऐड करेंगे। आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। और इसके बाद फाइनली वी आर गोइंग टू ऐड 30 ml शॉट है, 30 ml एस्प्रेसो शॉट एंड योर आइस्ड लाटे इज रेडी। इट कैन बी मेक इन एनी फ्लेवर, आप इसको किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। मुझे पर्सनली कैरामल आइस लाटे बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें कैरामल फ्लेवर यूज़ किया है। आप अगर कोई और फ्लेवर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और रमज़ान में क्योंकि डिफरेंट ड्रिंक्स पीने का दिल करता है इफ्तार के टाइम पे, तो यू हैव द बेस्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास मौका स्पेशल फ्रापे है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो लाटे कैरामल लाटे है, दोनों आइसी हैं और इफ्तारी में बेहतरीन चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर इफ्तारी में आपका मूड नहीं है, आप बाद में अगर दिल करे तो बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी इसकी एक वाइब आ रही है और इफ्तारी में थोड़ा ही वक्त बाकी है, तो एवरीवन मुझे इजाज़त दीजिए। शेफ़ साहब, बैरिस्टा साहब, सबूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मौका का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। मौका ने मुझे अपनी जगह पे इस तरह से बुलाया, मुझे परमिशन दी कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ उनकी पर्सनल रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिज़र्ट्स मौजूद हैं। मौका आए, मौका का एनवायरनमेंट एंजॉय करें। एंड सेकेंडली थैंक्स टू यू ऑल जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा। यकीनन अब ईद आ रही है, ईद की तैयारियाँ करें। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान का समा में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि आज आखिरी अफ्तारी हो इस माह रमज़ान की, हो सकता है ना हो। इसका इन्हिसार चाँद पर है कि चाँद नज़र आता है या नहीं आता। लेकिन अगर नहीं नज़र आता तो हम आपकी खिदमत में कल भी हाजिर होंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि बुशरा ने आपको बताया था कि जवाद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वतन अज़ीज़ का एक मारूफ नाम, बड़ा नाम गुलकारी के शोबे में, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से ये अपनी एक सियासी जमात भी है, बराबरी पार्टी, उसके प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जो जोड़ रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एक निज़ाम पाकिस्तान में तर्ज़ हुकूमत है जिसके ज़रिए से आज भी पाकिस्तान में करोड़ों लोग ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो निज़ाम जिसमें आज सेहत की सहूलियात नहीं है, तालीम की सहूलियात नहीं है, अमन व अमान के मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं सड़क पर किसी भी जगह पर तो आपको जगह जगह भीख मांगने वाले दिखाई देते हैं, गुर्बत नज़र आती है, आपको जहालत नज़र आती है, आपको वसाइल की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है वो नज़र आती है। और बुनियादी तौर पर अगर जवाद अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो ये क्लासलेस सोसाइटी के एक बहुत बड़े हामी हैं। जवाद साहब, ये अफ्तार ट्रांसमिशन है, यहाँ पर आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन चूँकि हमें रमज़ान भी कुछ न कुछ एहतसाब का और वापस अपनी जगह पर आने का मौका तो फराहम करता है, तो इस लिहाज से आपसे ये गुफ्तगू भी साथ साथ चलेगी। बहरहाल नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। देखें, मैं जब बात करता हूँ ना, सियासी कोई भी तनकीद करता हूँ कोई शख्सियात पे या पार्टीज़ पे, तो लोग समझते हैं कि हम अपनी स्पेस सिर्फ बनाने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली बात से थोड़ी सी फ़र्क है। फ़र्ज़ करें हमारी पार्टी ये चाहती है कि इलाज एक जैसा हो पाकिस्तान में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। हम चाहते हैं मुसावी तालीम हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, या सारे HSN कॉलेजेस हों या ना हो HSN कॉलेज। अच्छा, इसी तरह रोज़गार इज़्ज़त के साथ मिले, इसी तरह इस मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, गैस है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लोगों की दस्तरस में हो। पेट्रोल है, हम समझते हैं ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ पे लोग इज़्ज़त के साथ रह सकें, खुशहाली के साथ। तो जब हम ये कहते हैं कि इस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए, तो हमारे सामने कौन खड़ा होता है? हमारे सामने वो लोग खड़े होते हैं जिनको लोग कुछ समझते हैं कि ये चीज़ें ये देंगे। अब हमारा प्रॉब्लम ये बन जाता है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और अब इमरान खान, ये तीनों जो हैं ये लोगों को अभी तक बता रहे हैं कि हम आपको देंगे। और भाई, लोगों का कसूर है।
मैं ये अब कह रहा हूँ बार बार कि अभी लोगों का कसूर है कि वो अपनी पार्टीज नहीं बनाना चाहते और आम लोग नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि हम सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज, पीरो मुर्शद जो सियासी कबायली सरदार, हम इनके नीचे लगे रहें और चंद 10-12 मिडिल क्लास के लोगों को ले जाते हैं पार्टी में और कहते हैं ये हमारे नज़र बटू हैं। उसके अलावा सारे वही हैं, आपकी रूलिंग क्लास वही है। तो अब मुझे इसलिए लगता है कि ये जो आप सारी बातें कर रहे थे ना, इनका जो ना होना है ना, ये सारी सहूलियात का, ज़रूरियात का, उसमें कसूर लोगों का अपना है। क्योंकि देखिए 5 साल मुझे हो गए हैं ये पार्टी बनाए हुए। मीडिया में भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जर्नलिज्म में भी हैं, उसके अलावा फिर आपकी जितनी भी वॉक्स ऑफ लाइफ सब में हैं, इवन आर्टिस्ट हैं, इवन शोबिज़ है, ये सारे लोग जो हैं, और फिर एंकर्स हैं, ये सारे किसी भी ऐसी पार्टी को प्रमोट नहीं करना चाहते जो आम लोगों की बात करती है और जिसका सबरा ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन में नहीं लड़ता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आम लोगों को लड़ाऊंगा। तो पार्टी तो बनने में हमें मीडिया पे स्पेस दो, वो नहीं देते, तो तनकीद ही वाहिद रह जाती है। आप जब आप कंस्ट्रक्टिव अपना मैनिफेस्टो नहीं बयान कर सकते मीडिया पे आके, और आपकी 1-on-1 नहीं होती, जिसे कहते हैं चपकलश नहीं होती लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, तो फिर आपका तनकीद ही रह जाती है, वो फिर हम करते हैं। ठीक है, चलें इसको आगे भी बढ़ाएंगे। रमज़ान आपका कैसा चल रहा है? रमज़ान यार बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ मुझे ना प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है इस मुल्क के अंदर कि मुझे लगता है जैसे रमज़ान जब मैं छोटा था ना, तो बड़ा सादा सा ये एक महीना था। मेरी वालदा साहब भी, मेरे वालिद साहब भी रोज़े रखते थे, हम सारे बहन भाई भी रखते थे। इसकी फेस्टिविटी स्टार्ट होती थी असल में जब चांद रात होती थी। ठीक है, चांद रात पे आके ना लोग, चांद रात एक रौनक होती है। हाँ, उसमें उससे पहले ना एक सोबराइटी एक उसका एलिमेंट होता था पूरे महीने में। अब मुझे लगता है कि ये जो महीना है ना, ये कमर्शियल हो गया और ये बड़े अरसे से हो गया हुआ है, और स्पेशली हुआ है जब प्राइवेट चैनल्स आए और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट्स जो थी उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये आपको कोई भी शॉपकीपर बता सकता है कि कोई भी चीज़ जो बेचने वाली है ना, सबसे ज़्यादा वो रमज़ान के आखिरी अशरे में बिकती है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे कोई भी चीज़। प्रेशर भी और एक जो है ना, और साथ ही साथ मीडिया में भी आप देख लें कि अरबों रुपए का कारोबार होता है और कॉर्पोरेट्स ने अपना बजट मेरे ख्याल में साल का सबसे बड़ा जो रखा होता है वो रमज़ान के लिए रखा होता है। मुझे लगता है कि ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं हुई, लेकिन बहरहाल लेकिन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ना, वो है, लेकिन साइक्लिंग प्रोसेस हो जाता है कि नहीं, वो तो देखें वो तो हर एक्टिविटी में इकोनॉमिक्स तो इन्वॉल्व होती है। देखना ये होता है कि उस एक्टिविटी से जो भी जनरेट हो रहा है पैसा, वो पैसा आखिरकार किस तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को सोशली और कल्चरली ना कंफ्यूज किया जा रहा है। लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा मज़हब जब आप बोलते हैं ना आके 30 दिन और फिर आप मुनाजरे कराते हैं और लोग आपस में फिर बैठ जाते हैं, हर बंदा अपना ही बात करता है। और मैं आपको बता दूं कि फिरके बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने आप थॉट लेके आएंगे उतने ही और बढ़ते जाएंगे। ये तो नहीं होगा कि आप यूनिफाई कर देंगे लोगों को किसी एक उसके ऊपर जैसे। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपके जहन में अगर कहीं कोई अबहाम है तो वो दूर भी तो हो सकता है। दोनों पहलू हैं। अगर आपको कोई कुरान पढ़ के सुनाता है, कुरान का तर्जमा सुनाता है, तो आपको अगर बेसिक उस पर रहते हैं ये कुरान और सुन्ना है, तो वो तो रास्ता वही लेकर जाता है। देखें अबहाम जो है ना वो उस आदमी का दूर होगा जिसका दूर होना है, जिसका बढ़ जाएगा उसका बढ़ जाएगा। मसला ये है कि क्या शिया और सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, फिर वहाबी, फिर आग खानी, फिर और भी बहुत से मसालिक जो हैं, वो क्या वो एक दूसरे का मसलक ले लेंगे या वो अपना छोड़ देंगे? ये कोई नहीं करेगा। उल्टा ये होगा कि लोग मजहबी बातें ही ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। मजहबी हरकतें पता क्या होती हैं असल में? मजहबी हरकतें होती हैं झूठ ना बोलना, धोखा ना देना, जुल्म ना करना, लोगों को उजरत टाइम पे देना, लोगों को अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना, फिर बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी ना करना। ये है मजहबी हरकतें असल। क्योंकि मज़हब आपको जिस चीज़ की तालीम देता है वो अच्छा बनने की तालीम देता है। और अच्छाई बुराई एक्चुअली तो रिलेटिव तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना अच्छा, तो अच्छा के साथ जुड़ा हुआ है ये भी कि वो किस जगह पे अच्छा समझा जा रहा है, किस टाइम पे अच्छा समझा जा रहा है और किसके लिए अच्छा है वो। क्योंकि ये तीनों रिलेटिव वो चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल एक ऐसी अच्छाई तो होती है ना सबके अंदर कि जी
सारे सच बोलें, अच्छा झूठ ना बोलें। जैसे आपने ये तो मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया कि झूठ नहीं बोलना, ख्याल रखना है, उजरत वक्त पर देनी है, आपने लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आना है, आपने लोगों के लिए तकालीफ का बायस नहीं बनना है, लेकिन ये तो अगर हम देखते हैं तो ये बड़ों से चीज़ें फिर तरबियत में कहीं ना कहीं मुआशरे की मसला है। नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही हुआ है यार। देखें कैपिटलिज्म है, थर्ड वर्ल्ड कैपिटलिज्म जो है ना, बड़ा कट थ्रोट है। ये हम एक जो इधर हम कहते हैं ना कि कैपिटलिज्म के साथ एक सोशल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का जो उसको सपोर्ट करता है। अब कैपिटलिज्म जो है ना अनब्राइडल्ड भी होता है, जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी है, अमेरिका के अंदर है, यूरोप में भी है, काफ़ी मुल्कों में। हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म भी वो नहीं है, हमारे यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म है। एक ख़ास एलीट है, उसने कब्जा किया हुआ है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, और आगे किसी के पास जाने कुछ नहीं दे रहे। तो यहाँ पे लोगों के पास जो कुछ नहीं जा रहा उसकी फिर सपोर्ट अगर कोई सोशल है तो वो मज़हब समझते हैं है। मज़हब आपको इस तरह नहीं सपोर्ट करता, मज़हब आपको अखलाकी तौर पे अच्छा बनाता है। मज़हब आपको बताता है कि जी ये करना है और ये नहीं करना, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स की ख़ास बात करते हैं तो फिर उसमें फ़िलासफ़ीज़ हैं सोशल, जैसे लाइबर्टेरियनिज़म है या लिबरलिज़म है फ़र्ज़ करें। फिर कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कुछ लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, उन्होंने अपने एक सोशल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। यूरोप में जो आज़ादियाँ मिली हैं लोगों को वो अमेरिका अब जाके दे रहा है, और हमारे मुल्क में आज़ादी पे जब कदगन लग रही है वो ये लग रही है कि हम ये कह रहे हैं कि आपकी आज़ादी की राह में, जो कि नहीं होना चाहिए असल में, आपकी आज़ादी की राह में मज़हब हायल है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ यार, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं मौसीकी करता हूँ। ये वो मुल्क है बदकिस्मत जिसमें ये नहीं पता चला कि मौसीकी हराम है कि हलाल है। अभी भी या तो देखिए ना, आप मौसीकी को एक ही दफ़ा कंसेंसस करें और आप इसको हराम करार दे दें। सर इस पे ले ना, जैसे रेफरेंडम आप कराते हैं, रेफरेंडम कराएं, आप उसको हराम करार दे दें, और फिर सही आप वो वाली रियासत बनाएं जो तालिबान वाली है। फिर आप डरें भी ना उधर ही जाएं सीधा। जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो है वो आपने करना नहीं, उधर आपको डर लगता है, आपको मुनाफिकतों में रहना बड़ा पसंद है। या आप ऐसा मुआशरा बनाएं जिसके अंदर आप ये कहें कि ये आपका पर्सनल मसला है, मज़हब ये आपका पर्सनल मसला है, रियासत का कोई मज़हब नहीं होगा। रियासत का मज़हब होने का मतलब है कि रियासत का फ़िरका भी है। और आपको पता है इस बात की बात करेंगे तो पाकिस्तान तो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम। प्रॉब्लम है कि हम अगर ये कहते हैं कि अगर ये मुल्क जो है ये आखिरकार इसने इसी तरह रहना है और इसी तरह चलना है, तो जिस तरह चल रहा है आपके सामने ही है। लोग अपने इश्यूज़ पे ऑर्गेनाइज होने के बजाय सियासत भी मज़हब पे होती है। मिसाल के तौर पे जितना इमरान खान ने मज़हब को बेचा है, सियासत में हर वक्त वो बेचता है। अच्छा ऐसे लोग ऐसी बात तो समझा जाता है कि रोशन ख्याल है। इमरान खान में रोशन ख्याल कहाँ से है? सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव और बैकवर्ड बल्कि उसकी थिंकिंग है। वो अंगूठियाँ पहन के समझता है कि मुझे इससे कोई शायद फ़ायदा हो रहा है। भाई गरीब आदमी को तो कोई नहीं होता। जो बंदा अंगूठी पहन के दादा दरबार में आकर का फिर लंगर के आगे ऐसे करके खड़ा हुआ है, वो ये कोई लॉजिकल बात है कि उसको अंगूठी से कुछ मिल जाएगा? या इस मुल्क के अंदर अगर हम अंगूठियाँ बना दें सारे गरीबों को तो गरीब अमीर हो जाएंगे। इसी तरह आप वो तस्वीर पकड़ ली उसने आगे, ये इसने स्टार्ट किया था। कौमी लिबास पहनते हैं, शलवार कमीज पहनी गई तो और यूरोप को सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो आपको लगता है कि ये भी वो दूसरा पहलू है? यूरोप को वो जितना जानता है ना, वो ये है कि इसके जो दोनों बेटे हैं और एक बेटी भी जो मुबैना है, जो जिसके बारे में बात नहीं करता, केस चलता तो केस पेश नहीं होता, और इसको इधर इस्लाम फैला रहा है। इसके जो बच्चे हैं वो सेकुलर हैं, 100% सेकुलर हैं। इसकी उनकी माँ भी सेकुलर है, जमैमा जो है, ये यहाँ मज़हब बेचता है। ये बहुत तेज़ आदमी है। ये शलवार कमीज़ भी इसलिए पहनता है ताकि लोग जो हैं वो देखें कि ये मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हालांकि मज़े की बात है कि शलवार कमीज़ का ताल्लुक आपकी ना सोसाइटी के साथ है, ये तो आपका कल्चर है, और वो भी अब गाँव का है। ज़्यादातर लोग जो शादियों पर जाते हैं तो वो शलवार कमीज़ कहाँ पहनते हैं? वो तो सूट पहनते हैं। और आपके जो जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जब ये ओथ लेते हैं तो या सूट में लेते हैं या शेरवानी में लेते हैं। तो शलवार कमीज़ कहाँ पहनी होती है उन्होंने? तो मसला ये है कि ये वो करता है कि मासेस जो लिबास पहनते हैं ना, और ज़्यादातर गाँव में देहातों में उनको अट्रैक्ट करने के लिए, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ टैक्टिक्स है जिसने इख्तियार की हुई हैं। हाँ, ये हर वो चीज़ करता है। मिसाल के तौर पे इसने क्या किया हुआ, इसने एक मसाला बनाया हुआ है। ये एक बात करता है तो वो उनके लिए करता है जो मजहबी ज़हन के हैं, एक और बात करता है तो उनके लिए करता है जो गैर मजहबी ज़हन के हैं। मतलब गैर मजहबी का मतलब ये नहीं कि मजहब को नहीं, निस्बतन कम सख्त नहीं। हाँ,
हाँ सख्त नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी बात वो करता है, मिसाल के तौर पे देखें ना, एक ही पार्टी में अली मोहम्मद खान भी हैं, वो आके पहले पूरा एक पढ़ते हैं, अरबी में एक चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वो शुरू करते हैं। दूसरी तरफ शीरी मज़ारी भी हैं, और शीरी मज़ारी के जो लाइफ स्टाइल है वो मुझे तो अच्छी तरह मालूम है, और लोगों को भी मालूम होगा। उनकी बेटी हैं ईमान मज़ारी, वो जो एडवोकेट हैं। और मैं किसी के भी लाइफ स्टाइल को अच्छा या बुरा नहीं कहता, ये रिलेटिव है मेरे लिए। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुनाफिकत ना करें। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अभी आपके पास वो एक आते हैं, वो नौजवान से मजहबी स्कॉलर हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था, वो बराउलक ने आगे कहा मैं आपका फ़ैन हूँ, और भाई वो बंदा कहता है कि मौसीकी हराम है, आप उसके फ़ैन हैं। तो इसका मतलब कि आप हराम काम करते हैं। एक बंदा कह रहा है आप हराम काम करते हैं, आप उसके फ़ैन हैं। ये मुनाफिकतें जो है ना हमारी सोसाइटी में इस हद तक घुस चुकी हुई हैं कि कोई बंदा जो चीज़ करता हो ना उस पर खड़ा नहीं होता। मतलब आप जो कर रहे हो उस पर खड़े तो हो कि मैं इस पे खड़ा हूँ, ऑन करें। हाँ, ओनरशिप ही नहीं है और डर लगता रहता है। तो देखिए, इस मुल्क में ऐसी पार्टीज चाहिए जो किसी भी नजरिए पे खड़ी हों, सोशल और पॉलिटिकल, इवन इकोनॉमिक भी, वो उसको ओन करें और लड़ाई असल शुरू हो। लड़ाई कौन सी वाली? पॉलिटिकल लड़ाई, ये नहीं कि सड़कों पे मार कुटाई शुरू हो जाए। असल लड़ाई शुरू हो ताकि ब्लैक और व्हाइट ना हो ना, सॉरी ब्लैक और व्हाइट हो, इतना ग्रे एरिया ना हो कि आप लोगों को बस मलगूबे में डाल के रखें, घूमते ही रहें, पता ही ना चले। आप लोगों को मौका दें कि वो चूज करें और वो बताएं कि हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। मतलब सारी औरतों से पूछें आपने बुरके में जाना है, पूछें सारों से, क्योंकि तालिबान तो समझते हैं कि बुरके में होना चाहिए। अगर वो कहती है नहीं जाना तो फिर इसके ऊपर लॉ मेकिंग होगी, लेजिस्लेशन होगी, ताकि कोई तो बात कहीं सिमत में जाए ना। सारी चीजें इकट्ठी चली जा रही हैं। ये सारे चैनल जो है सारा दिन म्यूजिक चलाते हैं, सारा दिन ये वो चलाते हैं गाने, फिर ये एड्स में भी म्यूजिक होता है, गाने भी होते हैं। और यही चैनल जो है इनके ऊपर बैठ के मौलाना लोग जो है वो बता रहे होते हैं कि मौसीकी हराम है। भाई दोनों में से एक काम करें, या उनको कहे ना आए इधर, और या फिर वो वाला ये कौन सा चैनल है जो एक चीज हराम जो है वो करी जा रहा है, और अगर वो हराम नहीं समझता तो फिर ऐसे बंदे को क्यों बुला रहा है जो ये कह रहा है कि ये हराम है जो आप कर रहे हैं। लेकिन ये क्या तजाद है वो जो नहीं, लेकिन ये सबके लिए जगह भी नहीं है। मतलब आप डाइवर्सिटी भी तो देखें ना। बिल्कुल नहीं है, सबके लिए जगह उससे होती है जब रियासत का मजहब नहीं होता। मिसाल के तौर पर अमेरिका में सबकी जगह है, यूरोप में सबकी जगह है, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये आपका अपना पर्सनल मसला है। फिर आप ये नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ यही होगा और यही असल इस्लाम है और ये खुदा का वो है। ये आप अगर समझते भी है ना तो ये आपके घर का मसला है, क्योंकि शिया और तरह देखता है, सुन्नी और तरह देखता है, मैंने पहले भी कहा। तो इसलिए अगर आपने ये करना तो रियासत का मजहब ना रखें। जैसे मिसाल के तौर पे टर्की है, टर्की के अंदर आपको हिजाब में लड़की भी मिलती है और बिल्कुल दूसरा भी मिलती है। अब दोनों इसलिए वहाँ पे रह रही हैं, आराम से रह रही हैं, और कोई मसला इस तरह का नहीं पैदा हो रहा एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि टर्की का जो वैसे सिस्टम है पॉलिटिकल वो सेकुलर है, वो तो इस पर बात नहीं करते। अच्छा मुझे बताएं, हम ठीक है, एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है, तनकीद होती है, और एक होता है कि जो हम लोग न्यूट्रल आई और एक अपनी लेंस से देख रहे हैं। आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, हम एक सेम पेज पर है ना, एज ए पब्लिक हम मासेस में आते हैं। अब ये सारी जो आपने बताई चीज़ें, मैं पॉलिटिकल बॉडी का चेयरमैन, यू आर पॉलिटिकल बॉडी चेयरमैन, लेकिन आप आवाम की आवाज़ ही बता रहे हैं जो तनकीद का सामना करना पड़ता है, और आप तनकीद के जरिए ही बता रहे हैं। अब ये आपने सारा तो बताया, लेकिन मुझे ये बताया कि हमें स्ट्रेटेजाइज्ड सॉल्यूशंस की तरफ कैसे जाना चाहिए। देयर शुड बी सॉल्यूशंस, देयर इज अ सॉल्यूशन। मैंने तो कहा है डिबेट शुरू करें ना, असल क्या क्या हो सकता है। अब आपने मीडिया की बात की ना कि ये जो म्यूजिक और इस तरह की चीज़ें होती है इरेलीवेंट, फिर एक जनब उन्हीं सिंगर्स को बुला के उनको प्रेज भी किया जाता है, फिर दूसरी जनब आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, इमरान खान की बात की। आप बताएं कि इन सब का सोल्यूशन क्या है, क्या स्ट्रेटेजाइज्ड एक डेकोरम हो जो मेंटेन किया जाए। सोल्यूशन तो देखिए सिंपल ये है, मैं एक मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और उसके बाद मेरी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। एक और आदमी है या औरत है, उसका एक वो भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, या पाकिस्तानी और मसीही है फ़र्ज़ करें, और उसका भी एक पॉलिटिकल विजन है। आप लोगों को जब इक्वली देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस वक्त ही हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि ये बंदा ज़्यादा पाकिस्तानी और ये कम है, तो फिर आप नहीं जा सकते उसमें। और इसीलिए लोगों के इश्यूज से बात नहीं होती। इधर पाकिस्तान में सियासत इस पर नहीं होती कि लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। मतलब लोग इस पर पार्टीज़ नहीं बनाते, लोगों को जमा करें, थिंक टैंक्स बनाएं, बिठाएं, मोहल्लों में डिबेट्स करें, मोहल्ले में क्या चाहिए, साफ पीने का पानी तक नहीं है, तो इस पर क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि सियासत में बिक क्या रहा है, मज़हब सबसे पहले, दूसरे नंबर पर पीरी मुरीदी। आप देखेंगे आपके जितने खान वादे हैं ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं सियासी प्रोसेस में। इनका क्या ताल्लुक है उससे?
वो तो अपने मुरीदों के पैसे खाते हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जो हैं। और इनके जो बाप दादा अजदाद थे उनके बारे में किताबें लिखी हुई हैं कि उन्होंने इस कौम के साथ उस जमाने में गद्दारी की थी, इसकी वजह से उनको ये सारा कुछ मिला था। और इस तरह ये और भी बहुत से पीन है, हर पार्टी में है, मज़े की बात ये। और ये सारे आपकी पॉलिटिकल एलीट है। मैं ही समझता हूँ कि आम लोगों की किसी सूरत में भी पॉलिटिक्स में रसाई हो ही नहीं सकती जब तक आप कोर इश्यूज पे पाकिस्तान की बात ना करें। आम लोगों की सियासी मंजरनामे में रसाई नहीं हो सकती है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और बताते चले नाजरीन को कि साहिल साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप साहिल साहब? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है आपका? सब ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ जवाद अहमद साहब भी मौजूद है स्टूडियो में, जो कि मारूफ गुलकार और पॉलिटिकल शख्सियत भी है पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी जी, वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? Alhamdulillah, alhamdulillah. I must say, I have seen that last Eon podcast. I was seriously touched. Seriously, I wish I had gotten to see those. Actually, I wish ज़्यादातर पाकिस्तानी आपका वो वाला acumen and perspective देखें. This is very contagious, mashallah. चलें, You've earned some serious respect. बहुत शुक्रिया। Thanks for the kind words यार। साहिल साहब, अभी गुफ्तगू पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के हवाले से हो रही है और जिस तरह से जवाद साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान में ये जो सियासी घराने हैं बहुत बड़े बड़े, उनका वो मजहबी घराने भी हैं, सियासी जो खानवादे हैं जिनके वो तो आम बंदे की रसाई नहीं है उस सियासी निज़ाम में कि वो ऊपर आए और कोई ना कोई अपना किरदार अदा करे। आपको लगता है कि वाकई ये जो सियासी निज़ाम पाकिस्तान में है इसमें आम लोग या वो लोग जो हकीकी तौर पर अवामी नुमाइंदे हैं उनका कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ? आपको याद होगा जब ये सियासतदान आए हुए थे आपके पास, पहले मेरा पहला दूसरा रोज़ा था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा रोज़ा था, तो मैंने उन सबको सामने, ये पीटीआई के थे, पीपल पार्टी के थे और दूसरे नवाज शरीफ वाले थे, उनको पार्टी नहीं कहना चाहिए, मुझे मॉब कहना चाहिए, मगर उनसे मैंने ये पूछा था कि 10-10 करोड़ रुपया दे के एक इलेक्शन लड़ा जाता है, ये हो सकता है कि आप इतने काइंड हार्टेड अल्लाह वाले हैं कि करोड़ों रुपया सर्व करते हैं? यू आर डूइंग दिस एज अ बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस साइकिल यू गाइस आर रनिंग एंड यू बेटर एक्सेप्ट इट। आम बंदे को बताना पड़ेगा पाकिस्तान के कि ये लोग बिजनेसमैन है, 12 करोड़ लगाता है तो पता नहीं कितने अरब निकालता है उसमें से। ये हमारी पॉलिटिक्स का मतलब ये है। मैं इसलिए तो मस्जिद को मोबाइल और पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मस्जिद जब तक सियासी एक्यूमेंट नहीं देगी बच्चे को, मस्जिद पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैंप नहीं बनेगा, तब तक ये वाले मॉबस्टर्स पाकिस्तान में दंदनाते फिरते रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस असल में जैसे वो यूरोप में फ्री मेसन्स क्लब नहीं होता, हमारा पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस है कि सर्टेन पीपल कैन गो देयर, नोबडी कैन इवन थिंक अबाउट कि मैं इस बारे में सोचूं भी। और वो सारों में कैरेक्टर्स देखिए, जरा रेज्यूमेस देखिए इनकी, या तो ना नेक वाले अल्लाह के वलियों के पास अरब रुपया आ गया हो, ऐसा भी नहीं है ना, एग्जैक्ट उल्टा चक्कर है। सारे के सारे वो वाले इनके करतूत है कि जिनको सड़क क्रॉस नहीं होनी चाहिए, आधे बंदे अस्पताल में होने चाहिए, आधे जेल में होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर रेज्यूमेस। But the only thing that they have in common is that they have millions and millions of rupees, and that's it. And of course, agreed to, to be in power. वो तो हर इंसान का नेचुरल इनेट डिस्पोजिशन है। अच्छा, लेकिन एक और भी अपना नुक्ता नज़र बयान किया है जवाद साहब ने। इनका ये मानना है कि आज अगर हम जिस हालत में हैं इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान के लोग खुद भी हैं, क्योंकि ये बार बार उन्हीं को वोट करते हैं। Simpler and more correct words were seldom spoken. देखें, 25 करोड़ बंदे 25 बंदों के गुलाम बने हुए हैं, तो 25 बंदों का कसूर नहीं है, 25 करोड़ का कसूर है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूथ को एक्टिविटी की डेफिनेशन दें कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी असल में क्या है, तेरा आईक्यू असल में किधर चाहिए हमें, और तेरी अपनी वर्थ, सेल्फ वर्थ का तकाजा ये है कि तेरे ऊपर तेरे से कम वैल्यू का बंदा या कम एक्यूमेंट का बंदा, कम फरासत का बंदा तुझे डिक्टेट ना करता हो। ये मेरी नेचुरल गैरत का भी तकाजा है कि जो मेरा लीडर होगा वो मेरे से तो बेहतर होगा, मेरे से दिमागी तौर पे बेहतर होगा, कैरेक्टर वाइज बेहतर होगा, उसको वर्ल्ड व्यू बेहतर होगा मेरे से। एक्चुअली उसके बाद सोल्यूशन वो वाले होंगे जो बेशक गलत हो, मगर वो मेरे से जल्दी, मेरे से ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, मेरे से ज्यादा फोरसाइट रखता है। गलती की गुंजाइश दोनों में है, मगर आई एम नॉट एबल टू डू व्हाटएवर ही कैन इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट द सॉल्यूशंस। तो वो आप बता दें, मुझे एक बात बताएं, पिछले 70 साल में ऐसे कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव फ्रेमवर्क प्रेजेंट हुआ है? मैं आपको फिर बता दूं, पाकिस्तान के खो खो में बैठ के लोग ज्यादा अच्छा फ्रेमवर्क बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक
वे ऑफ लुकिंग एट पॉलिटिक्स देन यू नो दीज पीपल, क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो कहीं और हैं। असल में पाकिस्तान के उन्होंने अमेरिका की 51st स्टेट बना दी है, और 51st स्टेट भी नहीं बनाया, पहली दूसरी चौथी स्टेट बनाया है। काफी सारी स्टेट्स अमेरिका के भी आजाद हैं, अपने कानून बना लेती होती है, क्योंकि लोगों को एक्यूमेंट दे दिया उन्होंने। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज वाई डे 1 से मैं पाकिस्तानियों को, आपकी रमजान ट्रेडिशन भी कह रहा हूं कि हमारे पास लाखों मस्जिदें इज द ओनली वन कॉमन एंटिटी। इसके अलावा किसी और बिल्डिंग की इस लेवल की पेनिट्रेशन नहीं, किसी और इंस्टीट्यूट की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है, वो भी मैस लेवल तक। इफ यू नीड टू ट्रेन पीपल एंड यू नीड टू यूज द मस्जिद। पॉलिटिक्स सिखाएं, फ्रेमवर्क बनवाएं, सोल्यूशन की वर्क, जुम्मे का खुतबा नहीं, सोल्यूशन की वर्कशॉप होनी चाहिए। जुम्मे के दिन खुतबे का मतलब होना चाहिए कि अब हमने पिछले हफ्ते ये प्रेजेंटेशन ली थी, इस हफ्ते ये लेंगे क्योंकि उसमें ये गलती निकल आई थी एकेडमिक एक्सपर्ट्स के थ्रू। दिस शुड बी आवर फ्राइडे सरमन। जब मैंने आपके सियासतदान से कहा था जो आए हुए थे आपके पीपल पार्टी के कि जुम्मे का खुतबा तो आपको देना चाहिए, उन भाई साहब को पता ही नहीं चला इसका मतलब क्या है, वो रिएक्टिव हो गए थे। आई वॉज ट्राइंग टू ऑनर दीज पॉलिटिशियंस कि आपका काम असल में मैथ्स के अंदर जाके लोगों को पॉलिटिक्स सिखाना है, लोगों को बताना है कि भाई असल में सोल्यूशन अवाम के हाथ में हर वक्त होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी मतलब ये 5-5 साल के लिए नहीं, 5-5 सेकंड के लिए इनके पास आना चाहिए ये मनसब कि भाई एक भी बड़ी गलती करोगे अवाम ने उसी को उठा के नीचे फेंक देना है। इम्पीचमेंट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सम 50 senators or 240 MNAs. It should be based on the natural IQ of the human population in your country. It's that simple. मैं आपको अगर बताऊं ना तो आपको यकीन ना आए कि अमेरिका के माइनर्स ने जो लोहे वो जो कानकुन होते हैं, कानकुन, वो $1 देते होते थे पढ़ने वाले को और किताबें पढ़वाते होते थे, और वो किताबें पढ़ के उनको सिखाता होता था। ये उनके कारकुन थे। 35 साल एक फैशन बन गया था। 35 years द अमेरिकन माइनर्स यूज्ड टू गेट एजुकेटेड। आम आवाम को एक्यूमेंट देने के लिए एक मेजर मूवमेंट की जरूरत होती है, और एक दफा हमने वो हैशटैग या फैशन बना दिया ना और आम बंदा समझ गया तो ये लोग डरा करेंगे, ये मरियम नवाज शरीफ या इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, कि हमारे जलसे में ज्यादा लोग ना आ जाएं, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो इनको उल्टा लटका देंगे कि तूने पिछली दफा तो ये बात की थी, या ये तेरी हमने पावर दी थी इसका ये कि तूने ये किया हमारे साथ। They should be talking economic policy, agriculture policy, at least public policy in these little sermons. ठीक है। मैं तो हैरान होता हूं कि मरियम नवाज के जलसे में लोग आते हैं और ज्यादा लोग आते हैं तो खुश हो रहे थे कि ज्यादातर लोग आए, हालांकि ना उसको पता होता है कि लोग असल में क्यों आए। अभी जवाद साहब की जो आपने गुफ्तगू सुनी है, बुनियादी तौर पर जैसे आपने कहा कि डिबेट होनी चाहिए, और जो मुआखज़ा है ये तो हर 7 दिन के बाद सियासतदानों का होना चाहिए। आपने 4-5 बरस से लोगों में जा आ रहे हैं, लोग चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो उसके रास्ते में रुकावट क्या है? अच्छा देखें इमरान, ये बड़ी अच्छी बात होगी। मैं बड़ा अच्छा ये हुआ, स्टार्ट भी बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे नोट पे शुरू किया। साहिल ने, नौजवान आदमी हैं ये, तो मैं इनकी बात कभी कभी मेरे सामने भी आती है, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे ये काफ़ी देखे जा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है जिससे लोग कैंडिडेट्स पहले इलेक्शन लड़ते हैं, फिर वो जीत के आते हैं और वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, उसके हिस्सा बन जाते हैं। फिर हमारा एक सोशल सिस्टम है जो कि इसको सोशो कल्चरल सिस्टम आप कह लें, जिसमें हम रहते हैं, और मतलब एट लार्ज वो एक तरह का ये तकरीबन, लेकिन मतलब होमोजेनस तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक एक जैसा है। उसके बाद फिर उसके अंदर डाइवर्सिटी भी है, और फिर एक इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का। मैंने आपको कहा कि है तो कैपिटलिज्म ही, लेकिन कैपिटलिज्म एक थर्ड वर्ल्ड का सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त सप्रेशन है आम लोगों की, ना तो रसद है, रसाई है पॉलिटिकल सिस्टम में, और ना ही इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर वो कोई स्टेक होल्डर या प्लेयर है। तो इसमें जो इन्होंने बात की है ना, उसमें अच्छी बात यह है कि इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये तो वैसे इररेलेवेंट हो जाते हैं। देखें अगर इस मुल्क के अंदर कोई मसले हैं ना, तो वो ये हैं कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, फिर अभी तरीके लबैक है जो इधर आई है, इसी तरह और भी मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, जो हाफिज सईद भी बना रहे थे एक पार्टी, साहिल भी जो हैं ये एक इस्लामिक सिस्टम की बात करते हैं। तो असल में जो डिबेट होनी है ना, वो इन लोगों के साथ होनी है।
मैं इनसे मतलब आपके ख्याल में साहिल के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी आप, मेरी मैं देखिए, मैं इनसे एग्री ना भी करूँ ना, मैं इनसे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं इनकी फिर भी इनका जो पूरा एक पैराडाइम है मैं उसकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि ये कम से कम एक मुझे लगता है कि रेडिकली खड़े हुए हैं उसके ऊपर। हमारा जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं ये मुनाफिकत ज़्यादा हैं, ये सारे देखें ना इस तरफ है ना उस तरफ है। अब ये वाली डिबेट करना कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और फिर लोगों को पूछना कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं, ये तो उससे शुरू होगी ना जब लोग अपना सच पूरा बयान करेंगे। यहाँ सच अपना पूरा बयान ही कोई नहीं करता। इमरान खान इस्लामी रियासत की बात करता है, लेकिन वो फिर इधर वो वाली इस्लामी रियासत चाहता भी नहीं जो बात इस्लामी चाहती है, जो मौलाना मौदूदी अकामत दीन वाला जो था, जो कि जमीयतुल इस्लाम मतलब इस्लामी जमीयत तलबा से स्टार्ट हो जाता था। उसी तरह इस मुल्क में एक तो फॉल्ट लाइन जो है ना, वो माने ना माने वो मजहब है, और उसके ऊपर कोई वो नहीं हो रही कि ये फॉल्ट लाइन मतलब फॉल्ट लाइन इस तरह कि इसके ऊपर लड़ाई भी जारी है अंडर करंट्स में, पॉलिटिकली भी इसको यूज किया जाता है इस मुल्क के अंदर। इसको अब तो मीडिया पे भी यूज किया जाता है, हर जगह यूज होता है, लेकिन सोल्यूशन नहीं बन रहा। लोग एक तरफ जा नहीं पा रहे। या तो वो देखे ना ऐसा मुल्क बनाए जहाँ पे मजहब अपना अपना हो सबका, और लोग इस तरह रहें जिस तरह और भी मुल्कों में रहते हैं। एक्चुअली तो इस वक्त दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनको तरक्की याफ्ता इसलिए कहते हैं कि उनका GDP टू पॉपुलेशन रेशो जो है बड़ा आला है, उनमें अमेरिका है, उसमें यूरोप के बहुत से मुल्क हैं, फिर उसमें अगर ईस्ट में आ जाएं तो चाइना और जापान भी हैं, और उसके अलावा फिर कनाडा का भी थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, उसमें वैसे तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन रशिया भी आप थोड़ा सा रख सकते हैं क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत है। अब वो फिर एक आपको पता है ग्लोबल वॉर की तरफ कदम बढ़ा रहा है ताकि उसको अपनी हेजेमनी चाहिए। तो ये सारे जो मामलात हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ कदर मुश्तरक है इन सब में, और मैं ये समझता हूँ कि वो बताना चाहिए लोगों को, वो ये है कि ये सारे के सारे मजहब के मामले में खामोश हैं। अच्छा, एक कथा कलामी के मामले खामोश है। कथा कलामी के मामले चाहते एक बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने अभी आपकी गुफ्तगू से सामने आई है। आपने ये कहा है कि आप भी ये नहीं चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें, आप लोगों को आगे लाना चाहते हैं, ठीक है, लोग आगे हैं। साहिल साहब ये कहते हैं कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं भी चाहता हूं कि लोग आगे हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों का एक ये तो बात ठीक है, बात ठीक। एक्चुअली जमात इस्लामी भी इसमें बड़ी एक मजेदार बात है। इन्होंने भी माइनर्स की बात की ना, तो माइनर्स आप ध्यान रखें कि अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स हुई हैं, बल्कि जो 1 मई मनाया जाता है वो शिकागो के अंदर जो गोली चली थी, एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था वर्कर्स का, और वो प्रोग्रेसिव लोग थे और उन्होंने जुलूस निकाला था, मतलब प्रोग्रेसिवली ट्रेंड थे, तो उनके ऊपर जो गोली चली उसकी वजह से पूरी दुनिया में आज भी यौम मजलूम मनाया जाता है। तो उस वक्त भी लोग इसी बात पे खड़े थे कि भाई हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें इकोनॉमिक राइट्स चाहिए, हमें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। जो साहिल बात कर रहे हैं ये हमारी मजहबी जमातें कई ऐसी हैं जो यही बात कर रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, चाहते जमात इस्लामी में भी हैं, और वो अपना उनका एक नज़रिया, आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एलीट ऐसी नहीं है जो कि इकोनॉमिक एलीट भी हो, मतलब वो इस मुल्क के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हों, तो ऐसे लोग उनमें नहीं है। वसाइल पर उनका इख्तियार नहीं है उतना ज़्यादा आपके ख्याल है ही नहीं। मतलब कहाँ पे जमात इस्लामी का कोई बंदा आपको नजर आता है जो कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें इंडस्ट्री आती है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड्स आती हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े अदारे आते हैं, या हाई टेक IT कंपनीज आती हैं, कौन है उसका मालिक? कोई भी नहीं है, आम लोग हैं। तो इसलिए इस मामले में तो बात ठीक है। ये वो एक अलग बात है कि हम लोग और तरह देखते हैं इसका सोल्यूशन, ये लोग और तरह देखते हैं, लेकिन कम से कम डिबेट तो हो ना। अब ये जो इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी कर रहे हैं, ये तो डिबेट में ही नहीं है एक्चुअली, ये तो उन्होंने लोगों को पागल बनाया हुआ है और बनी जा रहे हैं लोगों को पागल बनाया हुआ है साहिल साहब। और ये इसके पीछे क्या सोच है? जैसे अभी जवाद साहब, आप नहीं थे तो जवाद साहब ने कहा कि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोग लड़े। 2-3 रोज़ कबल आपने भी यही बात की कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को इलेक्शन लड़ना चाहिए। और दूसरा जो मजहबी जमातों का किरदार है, जैसे अभी जिसका जिक्र भी किया है कि कम से कम वो एक तरीके से तो हैं, पॉलिटिकल जमातें जो हैं इन्होंने थोड़ा सा अभाम पैदा किया हुआ है लोगों में, ये ना उस तरफ है ना उस तरफ है। दो बातें, एक तो मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ इन प्रिंसिपल, ओके, नॉट कि डेमोक्रेसी कोई ईवल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं मैं मानता। पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का IQ एक्यूमेन नहीं है, इस वजह से ही ये बीमारी परपेचुअली हमारे तक आ रही है। मेरा प्रिंसिपल स्टैंस है,
बट जवाद ने जो बात की है ना, आई नॉट ओनली एक्सेप्ट इट, ऑनर इट, बट आई एम अ बिगेस्ट प्रोपेगेंडा मशीन फॉर दिस, के ये रेडिकल बिलीवर्स नहीं है अपनी अपनी बिलीफ के भी, ये बस एक स्विंग अराउंड द फैशन ऑफ व्हाटएवर हैशटैग चल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर इमरान खान डिडंट मीन इट व्हेन ही सेड रास्ते मदीना, और रात को किसी बात हुई होगी पार्टी की मीटिंग में, किसी ने बोल दिया होगा, ही नेवर हैड दिस फ्रेमवर्क नोर डिड ही हैड इट बिफोर। उसके बाद वो मशहूर हो गई बात, उन्होंने उसको बस दे प्लेड विद दिस, ही डिडंट मीन इट, एंड आई एम गोना गिव हिम दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट दैट ही डिडंट मीन इट, बिकॉज किसी भी मौके के ऊपर हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक रेडिकल स्टैंड कभी लिया ही नहीं है, और ना ही वो इस डिजाइन में, दे आर नॉट वायर्ड इनटू मेकिंग दैट रेडिकल डिसीजन कि हमने एक स्टैंड पे रखना है, अदरवाइज उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खुद ही टूट जाएगा, क्योंकि उन्होंने मौलवियों के पास जाके इस्लाम बेचना होता है, उन्होंने लिबरल्स के पास जाके फैशन बेचना होता है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के आगे कुछ और बेचना होता है, वी नो क्या है वो, उन्होंने अमेरिका को कुछ और बताना होता है। दे कैन नॉट बी फिक्सेटेड और ग्राउंडेड अ लिटिल टू स्ट्रांग, ये उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। नाउ आई एंड जवाद कैन डिबेट, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट जवाद स्टैंड इज कि मेरी रेडिकल बिलीफ को और उनकी रेडिकल बिलीफ को म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, इवन दो वी टोटली डिसएग्री विद दैट, एंड दैट इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। ना मैं कुल इल्म हूं और मैं मानता हूं कि जी मेरे अलावा सारा कुछ गलत है, ना जवाद मानते हैं। तो डिबेट के अलावा क्या इंसानियत की वो है आपसी ताल्लुक, हमारा तो ताल्लुक है ही डिबेटिंग, चाहे वो इस्लाम का सिस्टम आए, चाहे वो कोई और फिलॉसफी आए। Debate is the only solution towards getting at mutual consensus or getting to other people to agree कि हाँ जी मैं गलत ही था, ठीक है। असल में तो ये एक स्टेटस को हमें चाहिए कि हाँ एक पार्टी जरूर कहे कि हाँ मैं प्रिंसिपली गलत हूँ, बिकॉज तुम्हारे सोल्यूशन में ज्यादा प्रैक्टिकलिटी है, प्रैग्मेटिक है, या रेलेवेंट टू राइट नाउ है, जो भी वजूहात बन सकती हैं, दैट डिबेट इस तरफ की डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल, मेरे पहले दिन से भी ये स्टांस है, मैं बाय द वे मैं कोई इलेक्शन लड़ने का, ना ही मैं कोई पार्टी है मेरी, मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ हूं फॉर मेनी रीजंस इन पाकिस्तान। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात जवाद अहमद की पूरे पाकिस्तान को सुनाई जाए कि भाई लड़का डिबेट तो शुरू करे। जब डिबेट करने की बजाय ओबीडियंस में आएंगे, आप सियासतदानों के छोटे वर्कर्स को जरा साथ देखा करें। मैं आपको बता रहा हूं, फारस की हिस्ट्री में लोग अपने खुदाओं के साथ ऐसे नहीं खड़े होते थे जिस तरीके से शेख रशीद के छोटे शेख रशीद के साथ खड़े होते हैं, जरदारी के उसके साथ खड़े होते हैं, और नवाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं। These people have that sort of और मैं एक वक्त में समझ रहा था कि इमरान खान ने ये एक्यूमेंट दिया है, बाय द वे जो दिया था कि उसकी पार्टी के लोग जो थे वो जनरली उसको क्रिटिसाइज करने की वो रखते थे, मगर बाद में वो भी पूजा पाठ में शुरू हो गए। तो दिस इज आवर नेचुरल, दिस इज अ लैक जो पाकिस्तान में हमारे एक डोमेस्टिक सर्किट से ये जो अकीदत और सुपरस्टिशन का एक पूरा का पूरा माहौल जो हमने दीन में भी डाल दिया और दुनिया में भी डाल दिया है, तो वो आपको नजर आता है। तो ऐसे मौके के ऊपर दो चीजें मिक्स नहीं करते, एक तो पॉलिटिकल सिस्टम की लैक ऑफ रेडिकल बिलीफ सिस्टम एंड देयर इनएबिलिटी टू बोल्ट देमसेल्फ टू देयर ओन बिलीफ इन द ग्राउंड। ये तो रहेगी जवाब, आपको मानना पड़ेगा कि इसके पीछे हमारे बड़ी बुजुर्गों की बड़ी काविशें हैं जिन्होंने 2 नंबरी सिखाई है कि वर्सेटाइल रहना, हर जगह अलग मास्क पहन के जाया करो, तुम्हारी सीवी होनी चाहिए, और इसी को सियासत कहते हैं। ये इट इज ब्रूड इनटू आवर सिस्टम। सो दे वर नेवर बिलीवर्स। आपको अगर जवाब बिलीवर्स चाहिए ना, रेडिकल बिलीवर्स, वो आपको मस्जिद से ही मिलेंगे। आई एम सॉरी, द लेफ्ट फ्लैंक इज नेवर गोना सरफेस फॉर योर थर्स्ट। जो आपको चाहिए ना वो नेचुरल थर्स्ट है। मुझे क्रिश्चियन चाहिए तो क्रिश्चियन, पक्का क्रिश्चियन चाहिए, मुझे यहूदी चाहिए तो पक्का चाहिए, ताकि मैं रिलाई कर सकूं तेरी कंसिस्टेंसी के ऊपर कि तू प्रेडिक्टेबल हो। भाई तेरे किताब के ऊपर पैटर्न है, तू मुसलमान है तो पक्का मुसलमान हो। क्या ये कोई आधा तीसरा आधा बटेर खेलेगा तो तू ना दोस्ती के काबिल है ना तो दुश्मनी के काबिल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तूने आगे करना क्या है। अगर एक मजहबी रियासत बनानी हो ना तो ये बात ठीक कर रहे हैं। एक्चुअली अगर वही बात है ना कि अगर आपने मजहबी रियासत बनानी है तो आपको कट्टर मजहबी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, देखें इस मुल्क के अंदर जब ये क्वेश्चन खड़ा होगा ना, जिस दिन एक्चुअली क्वेश्चन खड़ा होगा, और वो खड़ा नहीं हो रहा क्योंकि लोग भी इसी में खुश हैं। मैंने अभी गाना बनाया रिसेंटली और वो उसके अंदर मैंने हमारी सोसाइटी की मुनाफकतें सारी डिस्कस की हैं। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, अब मैं देख रहा हूँ ये हूँ कि लोग मज़हब को ऐसे बेच रहे हैं कि हर जगह से उनको फ़ायदा हो। जैसे मैंने अभी कहा कि इमरान खान
का कौन सा उसको मदीना की रियासत का खदो खाल ही नहीं पता है इमरान खान को। अब तो तालिबान क्यों नहीं बन जाते आप बन जाए, आप वो कम से कम आपसे तो बेहतर है इस मामले में। देखें, रेडिकली स्पीकिंग अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर है या वो बेहतर है, तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है ना, और उसको हमने करारदाद मकासद के बाद, जो कि एक्चुअली तो 1948 में ही हो गया था उसका वो ज़हूर, लेकिन 1956 में वो पास हुई थी बाकायदा, जो लॉ उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गई थी। तो उसके बाद भी आज तक आप इस्लामिक स्टेट तो नहीं है, आप एक मुस्लिम स्टेट है, एक मुस्लिम स्टेट है, तो इस तरह चलाई जा रहे हैं। अब वो अभी बहुत ही एम्बिग्यूटी है हर जगह, सोशली भी है, कल्चरली भी है। हम तो इसको नहीं मानते कि हम आप इस्लामिक रियासत इस तरह की को बनाएं, लेकिन अगर हमने बनानी है तो बनाएं, फिर सही तरह बनाएं, ताकि औरतों को भी पता चले कि हमने किस तरफ जाना है, मर्दों को भी पता चले किस तरफ जाना है, लड़कों को भी लड़कियों को भी, और एक फैसला हो ना। ये तो दरमियान में आपने जो कंफ्यूजन फैलाई हुई है, इससे नुकसान हो रहा है, इससे इश्यूज पे बात नहीं हो रही। आप भी कायल हैं कि डिबेट होनी चाहिए। एक बात मुझे जी साहिल सर, एक कॉलर ले लें साहिल सर, सवाल आपकी ना, एक कॉलर ऐड कर लेते हैं सर, फिर आप कंटिन्यू कर एक सेकंड कॉलर ले लीजिएगा, एक सेकंड, ये जरूरी बात है, वरना मेरे ज़हन से निकल जाएगी। ये टेम्पो जो है ना, मोमेंटम जो है ना, वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर एट अ वर्टेक्स हियर। यू इज राइट, ही इज राइट कि अगर हमने मुस्लिम स्टेट बनानी है तो फिर हमें क्लासिक ऑर्थोडॉक्सी की डेफिनेशंस को फिल्टर करके वही इंस्टॉलेशन देनी पड़ेगी। मगर जवाब याद रखिएगा, मेरा जो बेस कंटेंशन है ना, वो ये है कि जो क्लासिक ऑर्थोडॉक्सी की डेफिनेशन है, उसकी वजह से ही लोग इस्लाम से भाग रहे हैं। नहीं, मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रहा। बहुत जरूरी है कि मैं कह रहा हूँ मेरा कोई भी रेडिकल फिलोसफी इस्लाम की जो कि पॉलिटिकली रेलेवेंट हो, जो कि कल्चरली सोशली, हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फैब्रिकेटेड वाली बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर इन एग्रीमेंट के उस बारे में डिबेट करते हैं कि क्या हमें इस्लामिक सेंट्रल फंक्शन चाहिए, एक सिस्टम चाहिए इस्लाम का कि नहीं, तो फिर तो हमें रेडिकल्स चाहिए होंगे। मगर मेरा कंटेंशन ये है कि अगर आपको इवन कम्युनिज्म भी चाहिए ना, तो आपको रेडिकल बिलीवर्स इन कम्युनिज्म चाहिए होंगे। आपको वो कौन आर्टिस्ट नहीं चाहिए होंगे कि जो इंस्पायर्ड बाय कम्युनिज्म हो, मगर वो सारा कुछ their little gods of capitalism are still not dead in their own temples. ये आप नोटिस करें। मैं आपको क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब आपकी बातें सुनता हूं ना, जो कि I have listened to in that podcast I was referring to, people, I do not know why anyone would not fall in love with you, because you are straight up, you know what you're talking about, you believe what you're saying. ये radicalism की जो खुशबू है ना, ये बहुत attractive होती है। Now, my question was, why didn't you use the traction of Imran Khan's youth, because they were talking to you, you were in the zone, और उसको traction को use करते हुए you could have taken the two-step strategy कि आप इसी PTI के youth को उसी ग्रामर के अंदर, वो जो कि आपकी ग्रामर में था, इमरान खान ने एक काम तो किया था, उसने जरदारी और नवाज शरीफ का मंदिर तो तोड़ दिया था, मानना तो पड़ेगा। And I'm not a PTI guy, you might have noticed that. उस मंदिर को तोड़ने वाला हथौड़ा आप पकड़ के उसी हथौड़े से आप एक स्टेप ओवर इन पीटीआई के यूथ का आईक्यू बढ़ा सकते थे। बट यू चोज बिकॉज यू आर अ रेडिकल एंड आई लव यू फॉर दिस। यू सेड नहीं, मैंने बाद में अगर तलाक देनी है तो मैं अभी क्यों ना तलाक दूं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट अ मुस्लिम टू से अबाउट इस्लाम कि भाई मैं बाय द वे मैं भी पाकिस्तानियों को ये कह रहा हूं कि भाई बहुत आसान है शोहरत लेने के लिए पीटीआई की तारीफें कर दो, बहुत आसान है, मगर अगर आप बिलीवर हैं तो फिर आप कभी ये काम नहीं करेंगे, बिकॉज आपको अपना आप जो है ना वो नीच लगता है फिर कि भाई मैंने 2 रुपए के काम के लिए ये काम, मतलब अपनी सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया है। हालांकि बिगर पिक्चर में लोग कर सकते थे, मैल्कम एक्स डिड दैट, एलाइजा मोहम्मद डिड दैट, इवन नेल्सन मंडेला एट सम पॉइंट डिड दैट। इट्स ओके, आई गेट इट, अ लॉट ऑफ पीपल मेक दैट चॉइस, बट द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट यू जवाद इज दैट यू आर नॉट गिविंग इन, you are just not giving in, and that is why people get attracted to you. And I need you to understand that you need to get attracted to that radical Muslim who's not giving in. We need to educate that guy कि तू अगर इस्लाम पे सही आ गया ना, असली वाले इस्लाम पे, तो कम्युनिज्म का फ्लेवर उसी तरीके से रखता है जिस तरह कैपिटलिज्म का रखता है, वो सोशलिज्म को उसी तरीके से रखता है जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियनिज्म का रखता है। तुझे बैलेंस नहीं करना है, तुझे अपना नबी समझ नहीं आया, तुझे वो उमर बिन खत्ताब का सिस्टम समझ नहीं आया, कॉमनवेल्थ के लॉज के पोस्टुलेट्स असल में ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं, वो नेचुरल लॉ से हो रहे हैं, और उसकी एप्लीकेशन हमने करके दिखाई हुई है। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू ओपन अ डिबेट कि इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए कि नहीं, बट आई एम सेइंग वो जो आर्कीटाइप आपके ज़हन में बनी हुई है ना, वो आर्कीटाइप
जो मौलवी किया, मुस्लिम किया, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट की, उसको जो पोल्यूट किया गया वो लिबरल्स ने नहीं किया, वो मौलवियों ने किया हुआ है. यू नीड टू डस्ट इट ऑफ एंड यू विल फाइंड ट्रू लव इन योर हार्ट फॉर दिस बॉय और गर्ल हु वांट्स टू इंप्लीमेंट इस्लाम. अच्छा, ये वैसे बड़ी अहम बात है कि जो असल लड़ाई है ना, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इस्लाम की जो लड़ाई है, जो पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में भी हमें नज़र आती है. और पाकिस्तान में 4 किस्म के मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब मज़हब के ऊपर हैं. तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये जो आपकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जो इस तरह की इस्लाम के नाम पे ज़कात भी इकट्ठी करते हैं, फिर वो चैरिटी भी करते हैं, रिलीजियस चैरिटी जो, हाँ, रिलीजियस चैरिटी जो होती है. उसके बाद फिर आप आ जाएं तो आपको वो भी नज़र आते हैं जो थोड़ा बहुत करते हैं, जिसे कहते हैं एक्टिविज़म करते हैं. फिर ऐसे तक वो कभी पार्टीज भी बन जाते हैं, जैसे आपके सामने वो तहरीक बैग भी बनी है, हाफिज सईद ने भी बनाई है, चैरिटी से ही, चैरिटी ड्रिवन पहले होता, फिर आखिरकार उस तरफ चला गया. फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मौजूद हैं, वो हैं. और चौथा इसका जो होता है ना, वो असल में तो पाकिस्तान में वो है नहीं, लेकिन वो यही होता है कि फिर आपकी गवर्नमेंट होती है, फिर आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते, आप स्टेट को चला रहे होते हैं, और वो फिर आपकी असल जो है ताकत बन जाती है, पॉलिटिकल ताकत बन जाती है. तो वो तो पाकिस्तान में एक्चुअली है ही नहीं उस तरह. देखें, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान ममालिक हैं, उनके अंदर ही कंसेंसस नहीं है अभी तक इस तरह का. तो मुझे तो लगता है कि इनको पहले, जैसे साहिल बात कर रहे हैं, अगर इस्लाम का वाकई कोई इस तरह का, हम कहते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट ऐसा हो कि जिसके जो इतना आला हो और रेलेवेंट टू द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, वो इस तरह का हो, क्योंकि एवरीबडी हैज टू गो 6 feet अंडर एट द एंड ऑफ द डे. मतलब कौन रहेगा इस दुनिया में? कोई भी नहीं रहेगा. ना मैं रहूंगा, ना साहिल रहेंगे, ना आप दोनों रहेंगे. तो हमने जो लाइफ गुजारनी है उसके अंदर हम कम से कम ये काम करेंगे जो हम, जिस पे हम बिलीव करते हैं, हम उस पर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें. और मेरा तो ख्याल है कि तमाम जो मजहबी रियासत जो लोग बनाना चाहते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो, या वो एक्टिविज्म के थ्रू इलेक्ट हो, या वो एजिटेशन के थ्रू इलेक्ट हो, उनको कम से कम एक ऐसा जरूर फलसफा या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नहीं आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनानी चाहिए जिससे कंसेंसस हो दुनिया में. अगर पाकिस्तान से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से स्टार्ट करें जैसे ये कर रहे हैं, और इसको फिर आगे लेके जाएं ताकि हमें भी कुछ समझ आए. मैं अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए कह रहा हूँ, हमें भी समझ आए कि भाई इसके अंदर तो सारा कुछ ही हर हल है. अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी आवाज़ें हैं, और फिर जिन आवाज़ों को सुना जाता है ज़्यादा, वो ऐसी आवाजें हैं कि जो कि लॉजिकल बात ही नहीं कर रही, वो रैशनल बात ही नहीं करती. तो हमें तो वही पहुंच रही हैं भाई, हमें तो वही आवाजें पहुंचेंगी. एक आवाज कॉल के जरिए पहुंच रही है, एक आवाज टेलीफोन कॉल के जरिए. स्ट्रक्चरल सिस्टम हो, यही से हम एक कॉल ऐड करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी फरमाइए. जी मेरा सवाल है साहिल सर से. मैं पूछना चाह रही थी कि एज अ पाकिस्तानी वुमेन, हाउ डू वी लिव अ लाइफ दैट इज मोस्ट प्लीजिंग टू अल्लाह ताला? एंड सेकेंडली, वी नो कि हमारा जो पर्पस है वो हमें कुरान से मिलता है. ऑल्सो स्टडीइंग कुरान, बट अदर देन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अपनी एजुकेशन होती है. इसके अलावा हाउ डू वी फाइंड दैट पर्पस? बिकॉज आई ऑलवेज फील लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग जो अल्लाह ताला मुझसे करवाना चाह रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रही. एंड लास्टली साहिल सर, आई अप्रिशिएट यू सो मच. अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे. द यूथ इज राइट बिहाइंड यू. प्लीज जस्ट कीप द मूवमेंट गोइंग. वी रियली रियली अप्रिशिएट इट. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू. जी साहिल साहब, आपको अच्छी तरह समझ आ गई है? नहीं, मुझे नहीं, वो 2-3 लफ्ज कट रहे थे बिकॉज़ स्टैटिक टुडे आज मैं ऑडियो में, मगर आप मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन. जी हाफिज साहब, मैं बिफोर वी टेक दैट विल गो टू दैट, मुझे बस याद रखिएगा. मैंने जवाब से ना, आप जवाब, मुझे ना आपसे एक दरखास्त है. आई हैव अ प्ली एक्चुअली. आई थिंक देयर आर 2 थिंग्स दैट आई वुड request you. एक तो I need you to let the Muslim place that structure in front of you कि ये हमारा फ्रेमवर्क है, ये इस्लाम का सिस्टम है, and would you be a party to this system and take over under your ownership, take the mileage and use those people who are with you, ताकि एक और वॉइस मिले कि या यू नो व्हाट, इफ दे कैन सेल इट टू यू, इफ दे कैन सेल इट टू यू, ऑफ कोर्स, यू नो, कंसीडरिंग कि वो आपको पूरी तरह केस प्रेजेंट करते हैं, तो वुड दैट बी अ प्रोपोजिशन देखिए वर्थ टेकिंग? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई लॉजिकल और रैशनल
इस्लाम की इंटरप्रिटेशन ऐसी है किसी भी मजहब की, वही तो कह रहा हूँ, considering they sell it to you. They convince you. In fact, selling, I would disapprove of this term क्योंकि of course selling is a very commercial consumerist term, लेकिन बहरहाल मैं मान लेता हूँ आपकी बात. Sorry, I was raised in a different demographic. वहाँ पे sell का मतलब है कि हम इकोनॉमिक्स को कैसे देखते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो I find it a little I understand. I appreciate. I'm sorry. I apologize. I should have known. लेकिन ये बात जो मैं आप कह रहे हैं ना, देखिए मजहबी फिलोसफी कोई भी दुनिया की हो, कोई भी, मैं हूँ ही मुस्लिम, मैं तो बाय बर्थ मुस्लिम हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ऑफ कोर्स इस्लाम जो है इट इज मोर इमोशनल फॉर मी टू लर्न देन एनी अदर रिलीजन. लेकिन कोई भी रिलीजन मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब क्योंकि हम इंसानियत की बात करें, पूरी दुनिया में इंसान बसते हैं, हर एक को कोई ना कोई हिदायत चाहिए, हर एक को दुनिया में रहने के तरीके चाहिए, हर एक को वो कहते हैं ना वेज एंड मीन्स टू लिव इन दिस वर्ल्ड चाहिए. तो अगर कोई भी मजहब, कोई भी फिरका, कोई भी सेक्ट अगर वो कहता है कि ये हमारा फलसफा है और वो रैशनल और लॉजिकल और रीजनेबल होता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. हाँ, लेकिन होता क्या है, होता ये कि जब उसको प्रेजेंट किया जाता है तो इट इज़ फ्लॉड किस तरह के इन टोटलिटी उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं आपको, उसके अंदर आपको पैराडॉक्स नज़र आता है, उसके अंदर आपको तजादात नज़र आते हैं. तो फिर ऑफ कोर्स लोग उसी तरह मतवज्जो नहीं होते. तो अगर आप इस मुल्क के अंदर अभी गुलदस्ता देखें मज़हब का, मैं इस्लाम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ मसीही भी रहते हैं इधर, और मसीही भी उतने ही कट्टर हैं जितने बाकी मुसलमान भी, उनका अपना वो उनके साथ एक इमोशनल ताल्लुक है. जो मसीही अमेरिका में रहता है उतना कट्टर नहीं जितना मसीही पाकिस्तान में रहता है, वो कट्टर है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक जो बंदा इधर रहता है वो अगर उसको लगता है कि रीजनेबल बात है, लॉजिकल बात है, रैशनल बात है, मेरा ख्याल है वो एक्सेप्ट करेगा. अगर उसको उसके अंदर खूबसूरती नज़र आती है, उसको अपनी ज़िंदा रहने के लिए फ्रीडम नज़र आता है, उसको आखिरत भी नज़र आती है, उसको लगता है कि मेरा वहाँ भी समान है, यहाँ भी ये ठीक है यार, ठीक चल रहा है ये सिस्टम, इट इज़ एप्लीकेबल, तो मेरा ख्याल है कि कौन नहीं मानेगा उसको. तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, बेसिकली दैट ब्लूप्रिंट, दैट बेसिक डॉक्यूमेंट, जिससे लोग कंसेंसस जिसका हो, जिससे लोगों का हो आपस में. लेकिन साहिल साहब जब सर वही तो मैं कह रहा था, कंसीडरिंग दैट दे एक्चुअली कन्विंस यू. दूसरी बात सर, माय ओरिजिनल क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट यू यूज द अट्रैक्शन ऑफ द पीटीआई यूथ, बिकॉज़ यू वर इन द जोन. शुरू में आपने उसको क्यों नहीं एंडोर्स करके यूटिलाइज किया और उसको उसी तरीके से कन्विंस किया गया? यू नो व्हाट, नाउ यू नो दैट आई एम वन ऑफ यू गाइस, आई हैव अ बेटर सॉल्यूशन नाउ. साहिल, मैं आपको इसका गो दैट वे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू. मुझे पता है, मैं आपको जवाब देता हूं. देखिए, जब आप सिंगर होते हैं ना, और जब आप आर्टिस्ट होते हैं, जब आप एंकर होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल हु कम ऑन मीडिया एंड बिकम मीडिया फिगर्स या शोबिज फिगर्स या स्पोर्ट्स फिगर्स, इवन यू योरसेल्फ. देखें, जो लोग समझ देते हैं मॉस्क में, उनसे ज़्यादा इफेक्टिविटी इस वक्त किसकी है? जो कि टीवी पे आके बैठता है और वो बात करता है. जैसे जावेद गांधी जो हैं, उनकी अपनी इफेक्टिविटी है. आपकी एक ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ख़ास जैसे अभी औरत थी, इन्होंने बात की, बन रही है, तो मीडिया में जो लोग आते हैं उनकी बात बहुत दूर तक जाती है, ये बिल्कुल सब मानते हैं. लेकिन जिस दिन आप में से कोई भी, चाहे वो गांधी साहब हों, अब मैं बात कर रहा हूँ इन द डोमेन ऑफ इस्लाम रिलीजन, तो उसमें जब आप लोग आएंगे ना सियासत में, मतलब जैसे जावेद गांधी ने कहा कि जी मैं आज पार्टी बनाता हूँ, या आप साहिल ने कहा जी मैं पार्टी बनाता हूँ, या कोई ऐसे और दो चार लोग जिस तरह के भी हैं वो कहते हैं हम पार्टी बनाते हैं, तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि लोग इश्यूज़ पे तो बात ही नहीं कर रहे. कोई इश्यूज़ पे तो कोई लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई है शख्सियात पे. और जब मैंने बात शुरू की, हमने बड़ी रेडिकल बात शुरू की. शुरू में हुआ ये है कि आगे इमरान खान, ओ भाई आप कौन है? और यार वही बंदा जिसको भी प्यार करते थे, मेरे कैसेट्स लेते थे, सीडीज लेते थे, और ऑटो हर वक्त तस्वीरें, वो भी होता है वैसे तो, ये नहीं कि वो सोशल मीडिया पे चंद हज़ार लोग आके गालम गलोच जो करते हैं, उसकी वजह से एक्चुअली आम लोग इफेक्ट होते हैं. वो वोट में ट्रांसलेट शायद ना हो, फिर इसीलिए हमारी पार्टी अभी तक नहीं हो रही. लेकिन ये नहीं कि वो मुझे कुछ पकड़ लेते हैं, वही चंद हज़ार लोग ही रहते हैं. लेकिन होता ये है कि वो जो आपकी शख्सियात के साथ टकराव होता है ना, फिर वो एक नई प्रॉब्लम बन जाती है. और अगर आप वहाँ पे अपना फ़लसफ़ा छोड़ दें, आइडियोलॉजी छोड़ दें, और आप कहें कि नहीं जी ठीक है, मैं अब ले लेता हूँ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, और मैं इसलिए कि लोग मुझे गालम गलोच ना करें, और मैं इमरान खान को कुछ नहीं कहता, तो भाई मसला ये है कि वो एक प्लेखनोव की किताब थी,
वो मैं बार कई दफ़ा उसका वो देता हूँ, हवाला देता हूँ। हाँ, प्लेटो ने कहा था कि द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो ये जो शख्सियात है ना, ये एक्चुअली खुद इनका कोई नज़रिया नहीं है, लेकिन ये खुद नज़रिया बने हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास इश्यूज़ पे बात करने के लिए वो जो एक्यूमेंट की आप बात करें वो है ही नहीं। तो हमें तो लगता है कि बराबरी पार्टी अगर अपनी पूरी जिंदगी में एजुकेट ही कर जाए ना। मैं ये नहीं पूछ रहा था जी, ये तो बाद में हुआ है ना, जब आपने अपना नजरिया पेश किया ना। आई अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग द हीट। वो तो हीट आनी भी चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट टू यू कि आप ट्रूथ है टू योर बिलीफ। मैं उससे पहले की स्टेज की बात कर रहा हूँ, व्हेन यू न्यू दैट यू गोना मूव इन, यू न्यू द लैंडस्केप कि इस वक्त पीटीआई का एक फ्लैंक है, रेगुलर मुस्लिम लीग वगैरह का फ्लैंक है, और पीटीआई का फ्लैंक वाज राइट इन योर जोन, बिकॉज आपके ज्यादातर लिसनर्स भी लड़के और लड़कियां उस एज में हैं जो कि पीटीआई के उस मेन ग्रीन सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू हैड द सिमिलर स्वीट स्पॉट। आप यू कुड हैव मूव्ड अ टोटली डिफरेंट वे, और वो सारा का सारा यूथ जो है ना, वो आपको यू कुड हैव बीन अ लॉट मोर सेलेबल। फिर मैं यूज कर रहा हूँ सेल का लफ्ज़, I'm sorry, ठीक है, it's all right, but you know, more relatable, swallowable. ठीक है, yeah. So I'm just saying it was a psychologically speaking, is a tactical error. I'm just saying कि आपका एक tactical error था, otherwise you could have reaped a bigger fruit. And आपने अपनी movement नहीं change करनी थी. I mean, I don't want you to ever give up on your belief and you know your what's the word, internal constitution that you actually have upheld with your own self. वो तो खैर लड़ाई तो अच्छी बात है, पीटीआई से हो या मुस्लिम लीग से हो या इंडिया से, थोड़ा सा और वाज़ेह कर दो। अब पता मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप कर दें ना इसको वाज़ेह, उससे फ़ायदा ही होगा कि मैं लर्न कर सकूँगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप भी कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो टैक्टिक्स थे उस वक्त, जो टैक्टिकल मूव थी हमारी, जब हम एंटर हुए पॉलिटिक्स में, तो मुझे आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था? साइकोलॉजिकली रॉन्ग थी वो। अच्छा, ओके, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था? सर ब्रांड को प्लेस करने से पहले ना डेमोग्राफिक की टॉप ऑफ द माइंड इंडेक्स लेते हैं ना। आपको पता था टॉप ऑफ द माइंड के पीटीआई का फॉलोअर असल में टॉप ऑफ द माइंड में जवाद अहमद का लफ्ज सुनेगा तो क्या आएगा, ठीक है ना। यू नीड टू नो कि उसकी साइकोलॉजिकल प्लेसमेंट हायरार्की में किधर है। नाउ आई नो यू माइट नॉट बिलीव इन द सोशल हायरार्की। ये कैसे हो सकता है? शख्सियात जब बनती है, सोसाइटी जब बनाती है, तो शख्सियात के लेवल्स भी होते हैं और वो डेफिनेटली वो रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं इसका लेकिन जवाब देता हूँ। 2013 में, हाँ जी बिल्कुल, 2013 में इमरान खान ने मुझे, मेरे एक दोस्त हैं, उनके बहुत बड़े वो भी गुलकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने मना किया वो मेरा नाम ना लिया करें, तो उन्होंने मुझे 2 दफ़ा इमरान खान का पैगाम पहले पहुँचाया। उस वक्त इमरान खान ने मुझसे डायरेक्ट बात नहीं की थी कि पीटीआई में आए, और उस वक्त कोई भी पीटीआई में शामिल नहीं हुआ था, अभी कोई भी नहीं हुआ था, मुझे सबसे पहले कहा गया था। अच्छा, उसके बाद लियाकत बलोच के सामने इमरान खान ने मुझे तीसरी दफ़ा कहा, ये उसके गवाह हैं लियाकत बलोच। फिर मुझे जो लाहौर के जलसे में आने के लिए इमरान खान ने खुद कहा, मतलब तीसरी दफ़ा भी कहा, खुद कहा, लेकिन चौथी दफ़ा भी उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं गया। तो अगर मैं उस वक्त चला जाता ना पीटीआई में, और ये बहुत बड़ी मेरे अंदर एक जंग थी, अगर मैं चला जाता तो मुझे एक बात पता थी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली आप चीज़ों को जिस तरह देखते हैं, थोड़ा बहुत आपका जो भी नॉलेज बेस होता है, आपको पता होता है कि वंस यू स्टार्ट अपीयरिंग ऑन मीडिया इन द लॉन्ग टर्म, से फॉर अनदर 5-6 years, एक्चुअली आवर पार्टी got established in 2018, so it is already 6 years. 6 years back we built the party. तो हम तो 6 साल से मैं मीडिया पे होता, तो 6 साल से मेरे जहन में ये था कि अगर मैं रहूँगा मीडिया पे, क्योंकि मैं पीटीआई में आऊँगा तो ज़ाहिरी बात है पीटीआई में सारे को अलामा तो नहीं बैठे हुए, तो आई वुड प्रॉब्ली गेट द स्पेस। इमरान खान वुड ऑल्सो लाइक के चलो ये जाए, लेकिन होता क्या है उससे, भाई मेरा फ़लसफ़ा ही वो नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी नहीं है। मैं इमरान खान का स्पेशली जिस तरह वो मज़हब को यूज़ करते हैं, एक मैं समझता हूँ हिपोक्रिटिकली, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं तो मैंने बता रहा हूँ कि अगर जमात इस्लामी के साथ डिबेट हो तो मैं करने को तैयार हूँ। अब पीटीआई के साथ क्या डिबेट करनी है? एक तरफ शीरी मज़ारी बैठी हुई है, एक तरफ जो है वली मोहम्मद खान बैठे हुए, मतलब उनका तो आपस में कोई, आपस में अपने ही अंदर इतने तजादात हैं, तो इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन अगर मैं ये रूट लेता तो एक बात मुझे पक्की पता है कि प्रॉब्ली आई वुड हैव बीन यू नो अ वेरी बिग लीडर इन पाकिस्तान, वो जिसका एक होता है ना पॉलिटिकल लीडर। अभी तो मैं एक एज अ सिंगर आई एम नोन इन पाकिस्तान, मतलब आई एडमिट दैट, लेकिन शायद वो कुर्बानी देने से फ़ायदा ही होता है कि जब आप एक सच्ची जंग लड़ते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आपने जीतनी है नहीं जीतनी, फिर आपने जंग लड़नी होती है। तो वो हम लड़ रहे हैं, कुछ होता है नहीं होता, लेकिन कम से कम अपनी सच पे तो खड़े हैं ना। जवाद, let me interject here, I'm sorry, आपकी बात पूरी शायद नहीं हुई थी।
The way you have presented yourself inside your songs and the way you actually make a video and the way all of that technical work goes into play. कि हर चीज करेक्ट हो, डायरेक्शन करेक्ट हो, लाइट्स करेक्ट हो, and all of that, सॉन्ग सुर में हो और orchestra of all this. I think you did not work on that orchestra with your politics. That's what I'm saying. आपको हालांकि सिंगिंग से ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि प्रेजेंटेशन टाइमिंग क्या होती है, ब्रांड को प्लेस कैसे करते हैं, and your name was pretty much on the top in your industry, right? मगर as soon as you went into politics, you made some errors के जो कि again मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब इमरान खान की वो जो शुरू में टाइगर फोर्स होती थी और हर कोई इसको पंजाब यूनिवर्सिटी में पिटाई भी कर रहा होता था, I mean I was in love with this man and I'm telling you I share the same sentiments about you. You're a believer and I wish there were more people like you कि जो अपनी बिलीफ के ऊपर लगे हुए हैं. But I'm just giving you a psychological analysis कि you have done a lot for your original sector जिसमें आप सिंगिंग में थे, उसमें आपने बड़ा नाम कमाया कि जी मैं करेक्ट हूँ. ज़ाहिर आप जितनी जल्दी बेसुरा आप पहचान लेते हैं, दुनिया में नहीं कोई पहचान सकता ना, क्योंकि आपका काम थे बिल्कुल इसी तरीके से. मैं आपको बता रहा हूँ, यू डिड नॉट आवाज साहिल साहब की आवाज नहीं आ रही. लॉन्च होने से पहले स्टूडियो में भी नहीं जा सक रहा. एंड दैट्स नॉट I mean I don't disrespect you for that. You have to understand I'm not trying to demean you, नाउज़ बिल्लाह. What I'm saying is वो आपने लर्निंग वहां पे इस्तेमाल ट्रांसलेट नहीं की. ये पीटीआई की लैंडस्केप you could have cashed in without even being in PTI because of your fans already. But वो जो मेंटल डिस्पोजिशन है ना कि एक बंदा सिंगिंग के सेक्टर आ रहा है, वो भी तो स्पोर्ट्स के सेक्टर से आया था ना, क्रिकेटर था. नहीं ये ज्यादा क्रिकेटर आ रहा है, एक सिंगर आ रहा है. नहीं बीइंग अ सिंगर जो ना ज्यादा डेट्रीमेंटल है टू द कॉज ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान. क्योंकि आपको पता है जब इमरान खान के जो हामी है, जब मुझे पता है, यू वर कमिंग फ्रॉम अ लोअर नोड इन द हायरार्की. वो हायर नोड से आता, मगर वो इतनी कोई सुपीरियर नोड नहीं है क्रिकेटर होना. ये सुपीरियर नोड नहीं है, टेंजेंट फर्क है. हमारा टेंजेंट फर्क था. देखें इस मुल्क में मौसीकी को जिससे लिया जाता है ना, वो थोड़ा सा इंडिया में मौसीकी को लिया जाता है. ये तो आपको पहले से पता था ना कि मौसीकी को कैसे लिया जाता है. लेकिन मैं इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता था ना यार. बात ये है कि हर बंदे का अपना ना जवाब. आप सुने आई एम सॉरी फॉर कटिंग. यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. अगर आप पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन, आपकी वो पॉडकास्ट मैंने देखी है ना, मैंने ईऑन वालों को फोन किया था यार, मुझे पता है आपको, डू यू नो कि मेरा और आपका एक ही दिन स्केड्यूल था. यू डिड नॉट नो दैट. नहीं आई डिडंट नो दैट. अच्छा या वेल नो आई न्यू दैट. नाउ जवाब भाई आ रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा मुझे भी बताना कब आ रहे हो. एंड आई लिसन टू इट. आई विश मोर पीपल लिसन, सी दैट साइड. यू आर अ वे बेटर सिंगर ऑफ पॉलिटिक्स देन ऑफ एनी अदर सॉन्ग. That's what I'm trying to say. But people don't know that. Sorry to interrupt you. बहुत ज़्यादा कॉलर्स आज होल्ड पे हैं. हाँ जी, कॉलर ऐड कर लेते हैं. कॉल ले लेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. जी जरूर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं साहिबा बात कर रही हूँ लाहौर से. जी मेरा साहिल साहब से सवाल है कि मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में अपनी प्रेयर्स के लिए जाते हैं, हिंदू टेम्पल्स में जाते हैं, ज्यूज कहाँ पे जाते हैं अपनी इबादत के लिए? साहिल साहब मेरा बात सुने, उसको मैं आपको हायरार्की बताता हूँ. हिंदू मंदिर में जाते हैं, ये वो गौर से समझने, मेरे उस्ताद थे वो बहुत ज़बरदस्त सवाल जवाब दे रहे थे इसका. मैं उसमें थोड़ी सी एडिशन कर रहा हूँ, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बारे में बात हो कि सिनेगॉग का कॉन्सेप्ट क्या, और इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है ना इंटरनेट में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. हिंदू जाते हैं मंदिर में, याद रखिएगा, ठीक है, ये दिस इज अ वेरी गुड क्रिश्चियन जोक दैट दे एक्चुअली क्रैक इन अमेरिका. हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, यहूदी सिनेगॉग में जाते हैं, और जो बुद्धिस्ट हैं वो अपने श्राइन्स में जाते हैं, और लिबरल्स जो है बाथरूम जाते हैं. That's the hierarchy of whatever is going on, especially in the Desi liberals of Pakistan. The kind of track that they come up with in the name of their own belief system, वो जो especially आजकल चल रहा है, you have to seriously believe in that joke. So synagogue क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. आपका क्योंकि सवाल बड़ा सीरियस है, इसलिए मैंने जोक को साथ ही अटैच किया. synagogue होता है वो वाला एक खैमा जिसकी दीवारें असल में पत्थर की नहीं बन सकती थी. हज़रत मूसा ने मना किया था, पत्थर की दीवारें बनाना बंद करो, दीन को बिल्डिंग में मत कैद कर देना. हज़रत मूसा कोहे तूर से आए थे, इन्होंने एक छोटा सा टेंट बनाया हुआ था, टेंट के अंदर एक बछड़ा रखा हुआ था.
हज़रत मूसा ने सबसे पहले आगे टेंट को कहा कि इसको उठाओ, ये क्या किया तुमने, मेरे पीछे तुमने नया मजहब खोल लिया, इसको टैबरनेकल बोलते हैं। सो ही ब्रोक द टैबरनेकल। क्रिश्चियन बिलीफ भी यही है, क्रिश्चियन की ओरिजिनल बिलीफ में चर्च नहीं है, क्रिश्चियन की वेटिकन बिलीफ में चर्च है। मुसलमानों की ओरिजिनल बिलीफ में क्या है, सबसे पहले ओरिजिनल बिलीफ क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे आगे पहले क्या किया था, काबा बनाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या किया, उस काबे की फाउंडेशन को ऊपर किया। ओके, मुसलमानों की बिलीफ काउंटर करती है इस चीज को। सो अब इनके, आपका सवाल इस तरह का नहीं है, इसका जवाब मैं आपको सिंपल करके देता हूँ। मुसलमानों की मस्जिद होती है, हिंदुओं का मंदिर होता है, उनका सिनेगॉग होता है। यहूदियों की बिलीफ यह है कि वो मुसलमानों की मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकते हैं। मुसलमानों की बिलीफ यही है कि हम दुनिया में हर खित्ते के हर घास है, हर मट्टी पहाड़ के ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं। क्रिश्चियंस जो है वो मुसलमानों की मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, हिंदुओं की टेंपल में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, यहूदियों के सिनेगॉग में भी नहीं पढ़ सकते। यहूदी वाहिद है जो कहते हैं हम सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं और अपने सिनेगॉग में। ठीक है, सो हमारा ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर और उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये बार बार क्यों फ्लाई अराउंड कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अच्छा, एक बात मैं वैसे ये कर दूं कि बड़ी मजेदार बात की है, ये जो लिबरलिज्म जो है ना, ये वो फलसफा है जिसके अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है और हाँ, मतलब ये फलसफा जो है ये मेरा फलसफा नहीं है। हम लिबरेटेड हैं, हम वी कॉल अवरसेल्व्स लिबरेटेड। तो क्योंकि हम इन चीज़ों से निकल जाते हैं कि जो जितना भी डॉगमास है, हम कहते हैं यार वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्ट्रगल करे अपने राइट्स के लिए, उसमें से फिर इज़म्स में निकल आएंगे बाद में, लेकिन स्टार्ट यहाँ से किया जाए। तो हम कई दफ़ा कहते होते हैं कि अगर हमारा कभी ज़्यादा एकदम मैग्नीट्यूड बना हमारी मूवमेंट का, तो हमारे सामने भी जो सबसे पहले खड़े होंगे ना, वो फ्रंट लाइन जो होगी वो लिबरल्स की होगी। हाँ, ये आई नो दैट, ऐसा ही है साहिल साहब, ऐसा ही है जी, 100% सर। मैंने आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीच जवाद अ लेसन ऑन पॉलिटिक्स। जी जी फरमाइए। जी, मेरा क्वेश्चन साहिल साहब और जवाद साहब से आया कि कैपिटलिज्म में मोरालिटी कैसे आ सकती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। पहले साहिल साहब आप दे दीजिए। नहीं आ सकती। नहीं, मैं लंबा जवाब देता हूँ, जवाब साहब से ले लीजिए पहले। नहीं, सिंपल बात है, आ ही नहीं सकती यार। कैपिटलिज्म की जो मोरालिटी होती है वो उसका ताल्लुक है कंज्यूमरिज्म के साथ, उसका ताल्लुक है सेलिंग बाइंग के साथ। वो बेसिकली कैपिटलिज्म जो है वो चलता ही कमोडिटी के ऊपर है। कमोडिटी अगर सेलेबल है तो वो अच्छी है, वो कहते हैं ना जो बिकता है वो अच्छा है कैपिटलिज्म के लिए। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेसिक ड्राइव होती है कैपिटलिज्म को चलाने के लिए। ह्यूमन नीड्स नहीं होती, ह्यूमन नीड्स को पूरा करना कैपिटलिज्म उसके सामने ये हदफ ही नहीं है। तो इसलिए ये बात कहना कि कैपिटलिज्म की मोरालिटी क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। कैपिटलिज्म की मोरालिटी ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कौन सी चीज़ कमा के दे सकती है वो अच्छी है। ठीक हो गया जी। साहिल साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? Stole words from my own mouth, माशाल्लाह। कैपिटलिज्म की डिस्कशन मोरालिटी है नहीं, इसलिए वो इमोरल है मेरे लिए, समझ रहे हैं? कैपिटलिज्म असल में ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर तो प्रिवेल वो बसता है, फीड्स ऑफ ऑफ इट, बट डज नॉट डिस्कस मोरालिटी। और वो कहते भी है कि हमारा काम ही नहीं भैया, आप ले लें, चर्च से ले लें, मस्जिद से ले लें, जहाँ से ले लें, हमें बता दीजिएगा क्या नतीजा निकला है, हम अपने बिजनेस के असूलों में डाल लेंगे जो फ्लेवर डाल सकते हैं। मगर हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोग कितने मोरल हो जाएं। हमारे रिसोर्स कलेक्शन के पीछे ये कहीं से भी बिगर स्ट्रैटेजी में ये नहीं था कि अच्छे अच्छे लोग बिजनेस करें। वही कहते हैं भाई आप इवल हैं या गुड एंड डजंट मैटर, ये बताएं आप कितना खरीदेंगे कितना बेचेंगे, दैट्स द गेम। तो और क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे, इस टाइम पे किस टाइम पे बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, यू नो ऑल ऑफ द डायनामिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। बट दैट्स व्हाई इट इज नॉट मोरल, बिकॉज जिस लेवल पे वो ग्रीड को ब्रू करता है वो ग्रीड इमोरल है, ये याद रखिएगा। देयर इज नो कैप ऑन दैट ग्रीड। और ह्यूमन ग्रीड के ऊपर कैप ना लगाने वाला हर फलसफा, हर मेथडोलॉजी, चाहे वो टेम्पोरा मतलब थोड़ी देर के लिए भी हो, कुछ सालों कुछ जनरेशन के लिए भी आए, तब भी उसके इफेक्ट्स नस्ल दर नस्ल हजारों साल चलते हैं। सो कैपिटलिज्म को टोटल अंडर कंट्रोल ऑफ द यू नो द पॉलिसी एंड प्रोसीजर स्टेट के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट के अंदर। तब वो कहते हैं वही तो कैपिटलिज्म ही नहीं रहा भी रहा। पॉलिसी को जिस तरीके से यूरोप ने खेला है उसके साथ, जैसे स्पेशली हॉलैंड ने खेला उसके साथ, जो आप नेटो खेल रही है, तो समझ सकते हैं कैपिटलिज्म कैन बी यू नो अनलीश्ड अंडर अ बिगर बाउंड्री, जिसके अंदर वो खेले। बड़े से टैंक के अंदर मछलियां भी आ रही हैं और यू नो और भी बाकी जानवर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मगर हैव अ टैंक ही।
सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज कैपिटलिज्म की जो रूह है वो इंसान की नेचुरल रूह के टोटल काउंटर कर देती है, क्योंकि वो ग्रीड को ब्रू करती है और इंसान की रूह ग्रीड के ऊपर ब्रू नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे ज़हन में रह जाएगी आज। वो इन्होंने कहा था मुझे कि जो भी साहिल का अपना ख्याल है कि वो जो टाइमिंग है और सारा, और मैं मतलब इनकी बात जो है मैं समझता हूँ कि उस पर और बात होनी चाहिए, बल्कि मैं सोचूंगा इसके ऊपर और भी। लेकिन एक ऐसा टाइम आया था बराबरी पार्टी पे 2 अप्रैल 2022 से पहले, ये मैं बताना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को, साहिल को भी और आप दोनों को भी और जो देख रहे हैं, कि 2022 में मैं तो फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए कह रहा था। अच्छा, चले दैट्स वेरी गुड। लेकिन 2022 से पहले कोई तकरीबन 6-7 महीने ऐसे थे कि हमारी मेंबरशिप जो थी हज़ारों में रोज़ हो रही थी, रोज़ हज़ारों में। और पहले हमारी मेंबरशिप बड़ी मुश्किल से 100 भी टापती थी तो हम बड़े खुश होते थे, क्योंकि नई पार्टी थी। 3 पार्टीज पहले बड़ी जॉइंट्स बैठे हों। कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में जहाँ भी चलता है वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है आमतौर पे। तीसरी पार्टी में आना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो चौथी पार्टी तो आपको पता है स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन बहरहाल हमने वो वक्त देखा है जब हज़ारों मेंबरशिप शुरू हो गई, इसलिए क्योंकि इमरान खान डिलीवर नहीं किया। इमरान खान डिड नॉट डिलीवर ऑन हिज प्रोमिसेस, तो लोगों को समझ आ गई। लेकिन हुआ क्या, वो पीडीएम ने आगे अंदर अपना एक काम कर दिया, मुसीबत डाल दी, और ना उनसे खुद कुछ हुआ, इतनी निकमी वो गवर्नमेंट थी। उससे हुआ क्या कि वो अमेरिकी साजिश और वो सारे बयानिए झूठे थे इमरान खान के। अमेरिका ने तो हर गवर्नमेंट ही बनाई है, फिर इस तरह तो वो तो हर गवर्नमेंट के पीछे होता है, उसके बगैर थोड़ी गवर्नमेंट बन सकती है। तो लेकिन वो चूंकि कैश करना था, भुट्टो ने भी एक बार किया था और भी लोग करते हैं मुख्तलिफ टाइम्स पे, तो वो शुरू कर दिया अमेरिकी साजिश, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, हकीकी आज़ादी और पता नहीं क्या किया। उसके बाद एकदम जो है ग्राफ इमरान खान को ऊपर गया। फिर वो एंटी जो फौज जो नैरेटिव था वो शुरू हो गया, और वो भी हमेशा बिकता है पाकिस्तान में। वोट को इज्जत दो भी बिका था थोड़े अरसे के लिए, इमरान खान ने उसको इंतहा पे पहुंचा दिया। तो उसके बाद जो है ना हमारा थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ। अगर वो ना होता तो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते तो आप पार्टी प्रॉब्ली वुड हैव बीन अ बिगर पार्टी, और शायद हम कंटेंडर भी होते इस मुल्क में इस वक्त। लेकिन बहरहाल वो तो हाँ। अच्छा साहिल सर जी, एक कॉलर ऐड कर लें पहले। कॉलर है जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई हैव अ क्वेश्चन टू साहिल सर। जी जी, दैट मरहमतुल कुबरा and World War III are same, and my next question is that how much far away we are from Marhamatul Kubra nowadays, which is our world situation. जी बहुत शुक्रिया आपका। ओके, और कोई कॉलर लाइन पे है तो अभी भी ले लें, क्योंकि मैं इनको कंबाइन कर दूंगा इसे स्मॉल आंसर। और कोई कॉलर हमारे साथ हॉल्ड पे है? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी साहिल साहब, कोई कॉलर नहीं है अभी जी जी साहिल साहब। जी देखें, एंड ऑफ टाइम्स को गौर से समझें, एवरीबॉडी एंड ऑफ टाइम्स को गौर से समझें, और ये इल्म नजूम के साइकोलॉजी से मत देखा करें, एक्शनेबल्स और इसको गार्डनिंग साइकोलॉजी से देखा करें कि हमें अभी क्या करना है उस बारे में। कौन सा पौधा लगाएं कि जिसके बारे में खुशखबरी है, और कौन सा पौधा ना लगाएं जिसके बारे में बुरी खबर है एंड में। ये साइकोलॉजी है एस्केटोलॉजी की, एंड ऑफ टाइम्स की। हम इस वक्त किधर हैं, वो क्या हैं, ये साफ समझ आ रही है कि हम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। फलस्तीन इज नॉट अ स्मॉल मैटर। याद रखिएगा, इससे बड़ा वाकया ह्यूमन मोरालिटी की हिस्ट्री में बड़ा कम दफा हुआ है जो इस वक्त हो रहा है। 40,000 बंदा शहीद हो चुका है। तो इससे बड़ा लव मतलब कैसे निकालूं? कुबरा का असल में मत ये है कि इससे बड़ा वाकया नहीं हुआ। बड़ा अरबी में कुबरा होता है, तो ये कुबरा चल रहा है, ये बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, हम नहीं लड़ रहे हैं वो। तो ये गौर से समझें, वो कभी भी अपने दीन से नहीं हटे। ये वाहिद ज़ायनिस्ट है, ज़ायनिस्ट यहूदी नहीं, ज़ायनिस्ट जो है ये वाहिद बिलीवर है जो अपनी तुरैत अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसे सुनाते हैं जैसे सारे के सारे सिनागॉग में बैठे हुए इसके दर्स सुनने आए हुए तुरैत के बिलीवर्स हैं कि हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है। ऐसे बिलीवर्स के अगेंस्ट क्या मलमतुल कुबरा करेंगे आप अपनी किताब पे तो बिलीव ही नहीं करते आप। काश हमारी भी वो वाली बिलीव होती। यूनाइटेड नेशंस में मुसलमान भी बैठे होते हैं ना, वो भी तो पढ़ सकते हैं, उनको कोई रोकता तो नहीं है। वो रोकता है ना उनको, उनकी अम्मी अब्बू ने रोका था जब वो 8 साल के थे कि कुरान तो तूने तब खत्म कर दिया था, तो 6 साल का था। उसको क्या पता कुरान क्या होता है? वरना वो अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचता, वो फॉरेन ऑफिस में बैठता, उससे पहले सीएसएस से सिलेक्ट किया जाता, उससे पहले उसने वो दोस्त उठाए होते जो उसने बिठाए हुए हैं। ये पूरी साइकिल है जो बचपन से स्टार्ट होती है।
आप बताएं ना कि किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करेंगे कि जो इस तरह की बिलीफ सिस्टम में हो? ये तो कहते हैं वो बड़ा रिस्क है। आप खुद मेरी बात म्यूट कर देते हैं जब मैं दीन के ऊपर कोई ऐसी रेडिकल बात करता हूं। सर कैसी बातें कर रहे हैं? इन लोगों ने वहां पे मुझे बोलने देना। यू थिंक दे आर गोना लेट मी स्पीक इन अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस? देन आई एम डिसक्वालिफाइड ऑन द ऑफसेट। मेरी प्रोफाइल पे वो बंदे मुझे फॉरेन सर्विस में रखेंगे ही नहीं। उनकी वो वाली प्रोफाइल पे फॉरेन सर्विस की क्वालिफिकेशन है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं ये दोनों का फर्क? ये होते हैं बिलीवर कंट्री, ऐसी होती हैं। इसलिए तो मैं जवाब से भी कह रहा था कि आप एक दफा ट्रू बिलीवर्स ऑफ इस्लाम की शक्ल देखेंगे, आपको भी प्यार हो जाएगा। मैं सच बताऊं, मैं यहूदियों का क्रिटिकल एनालिसिस इस एंगल से नहीं करता हूं कि ये देखो ये तो हैं ही बुरे लोग, तो इवल एंड ऑल दैट। मैं हमेशा इनकी ये वाली बात की तारीफ करता हूं कि भाई बिलीवर अगर देखना है असल में अपनी किताब का बिलीवर तो वो ये है। देख लो जाके, उन्होंने अपनी किताब की बेस के ऊपर खड़े होकर पूरी अक़वाम मुत्तहिदा को आयतें सुनाते हैं कि आपको तो पता है कि अल्लाह ने हम पे प्रॉमिस किया हुआ है इसराइल। और ये सोचे कोई एक गैर यहूदी सोचता क्या होगा, स्पेशली चाइनीज, स्पेशली जापानीज, कि हमें क्या मतलब, हमें पता है कि अल्लाह ने प्रॉमिस किया हुआ है। व्हाई आर यू टेलिंग अस कि अल्लाह ने प्रॉमिस किया? हम तो मानते नहीं किसी रब को, और तू इतने कॉन्फिडेंस से और हमें कह रहा है कि वीटो करो। ये होते हैं बिलीवर्स। ये मैं बता दूं आपको, ये 1% भी मुसलमानों के अंदर नहीं रहा, सिवाय बड़े बड़े नारे मारने के हम कुछ भी नहीं कर। इसका मतलब है वी डोंट इवन बिलीव इन दिस, दे बिलीव इन दिस। आप आईडीएफ की वो पॉलिसी देखें, इजरायली डिफेंस फोर्स की क्वालिफिकेशन की पॉलिसी क्या है? आईडीएफ करेगा क्या? आईडीएफ में आने के लिए करना क्या चाहिए होता है? आईडीएफ छोड़ने से पहले क्या क्या करना पड़ता है? आप उन रैबाइज के एक्सक्लूजन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, रैबाइज को आईडीएफ में ना जाने का इस तक। लेकिन आपने उनकी बात की है कि वो कुरान अपनी किताब पढ़ते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, लेकिन कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जी आवाज़ आ रही है साहिल साहब? साहिल साहब आवाज़ आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी साहिल साहब आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, उधर कनेक्ट नहीं है साहिल साहब हमारे साथ। जी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मुझे ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा साहिल साहब, मैं ये कह रहा था कि वो अगर अक़वाम मुत्तहिदा में तौरात पढ़ते हैं तो कुरान में तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन। तो सर आप बताएं ना, ये इमरान खान से कहें रास्ते मदीना बोला था, ये वाली आयत भी पढ़ के दिखा दे। चल, रास्ते मदीना की आयत है ना, चलें उसको कहें एक बार पढ़े। आप दरबार शरीफ से कहीं इस आयत का मतलब बता दे, चलें पढ़ना छोड़। आप ये बताएं जरदारी से कभी सुना भी है कि ऐसी आयत है कोई? इनकी हायरार्की बता रहा हूं मैं आपको। तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू एंड आई क्रिएटेड हाफिज साहब, बिकॉज हम भी अपने बच्चों के साथ वही काम करें जिन्होंने हमारे साथ किया था, हमारे बड़ों ने। वी मेड श्योर कि कुरान को समझेगा, ये एक अलग से प्रोफेशन है। मौलवी उसको, जिसने बच्चे को मौलवी बनाना होता है उसको कुरान पढ़ाते होते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी थी पिछली 2 नस्लों की, इसलिए हम इनकॉम्पिटेंट इन कुरान है। किसी वजह से लोग लिबरलिज्म की तरफ भागते हैं। मैं उनको ज्यादा ब्लेम नहीं करता। जो परफॉर्मेंस है ना हमारे इंस्टीट्यूट मदरसे की, उसके बाद रिएक्शन यही होना चाहिए। ये सही रिएक्शन है, होना नहीं चाहिए। मगर जो करतूत हमने कर छोड़े उसके बाद बनता यही है। ज्यादातर पाकिस्तानी मुसलमान इस्लाम का सिस्टम इसलिए नहीं चाहते, वो कहते हैं सर ये ऐसे बन जाएंगे हम। ये जो मस्जिद का खतीब हमने देखा है, वो जो ऊंची ऊंची चीखों मार के हर वक्त शिया काफर लगा रहता है, या सुन्नी काफर, या फिर वो कहता है ये हो गई तो तुम्हारी तलाक हो चुकी है, दोबारा से निकाह करो क्योंकि तुमने खाना उल्टे हाथ से खा लिया, बराबर। ये शरीयत चाहते हो तुम, ये इस्लाम का निजाम लाते हो। ये मुझे, मेरा बेटा बड़ा होकर ऐसा बनेगा तो सॉरी ऐसा नहीं बनेगा। मैं आज रादर सेंड हिम टू हार्वर्ड, और वहां पे एटलीस्ट मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी तो बोल लेगा वो, चाहे वो ड्रग में चाहे उसकी 1800 गर्लफ्रेंड। जवाब साहब भी शामिल करना चाह रहे हैं कमेंट अपना साहिल साहब। जी जवाब साहब। मुझे लग रहा है कि शायद हम प्रोग्राम का शायद वक्त खत्म हो रहा है। इमरान आपका और बुशरा आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज इधर मैं आया हूँ तो मीडिया पे स्पेस जो है ना, मैं बताना चाहता हूँ सारी मीडिया को, वो ज़रूरी होती है। अगर आपने डेमोक्रेसी या फ्रैक्चर डेमोक्रेसी चलानी है तो कम से कम आप जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको आप स्पेस दें। तो ये बड़ी अच्छी आज बातचीत हुई। हालांकि हमारा रेडिकली अपोज्ड व्यूज़ हैं, लेकिन
बहुत ही अच्छे माहौल में कम से कम एक कोई नॉलेजेबल गुफ्तगू तो हुई है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा गाना आ रहा है ना, मेरा जो अभी मैंने गाना आपको बताया, वो पाकिस्तान के हवाले से एक मज़ेदार चीज़ होगा, शायद वो डिबेट जनरेट करे। ये वाली क्या गाना जो मैं ये कह रहा हूँ यार, वो मैं उसके लफ्ज़ इसलिए नहीं बोलना चाहता कि भी वो उसके लफ्ज़ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ उसकी ट्यून क्या है, वो बड़ी अच्छी है। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान के तजादात हमारे जो है ना, हमारे जो दोहरे चेहरे हैं, हाँ, हमारी जो पूरी मुनाफकतें हैं ना, वो मैंने उसमें डिस्कशन की है ताकि लोगों को यार कुछ तो समझ आए कि हमने कहाँ जाना है इधर उधर। अगर हम तवफ़ुन ज़्यादा मुआशरा बनाना चाहते हैं ना, देखें जब स्टैटिक हो जाए ना हर चीज़, जब पानी साकिन हो जाए तो वो गंदा हो जाता है। चंद साल पहले तो आपने कहा था कि सिंधी हो, बलोची हो, हाँ मैंने कहा पठान हो, अभी भी कहता हूँ मैं, बिल्कुल कहता हूँ। कैसे कहा था? चले मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल के कौमें, भूल के ज़ातें, करनी है हमें प्यार की बातें, हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी ईसार की बातें। मुहाजिर हो, पहाड़ी हो, सुन्नी हो, शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मैं कर लेता हूँ, मुझे एक सेकंड याद आ जाए सिर्फ। हाँ, रोजी रोटी पूरी ना हो तो भूख अच्छाई को खाती है, मजबूरी बनती है जवाला, गुर्बत नफरत बन जाती है। तुम कुछ भी हो, तुम जो भी हो, पर आखिर तो इंसान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। थैंक यू जवाब। एक कॉलर है जी, से कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन साहिल सर से था। मेरा नाम इशाल है, मैं 12 साल की हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है मुसलमान, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है ईसाई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है यहूदी, और लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम कहाँ है? उनकी किताब को मानने वाले कहाँ हैं? जी जी साहिल साहब। बेटा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम है, उनका नाम है मुसलमान। ओके, अल्लाह अपना मैसेज नहीं बदलते। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये बेसिक्स क्लियर रखें। ये बाद में लोगों ने खुद अपने ग्रुप बनाए। नबी कभी भी कोई और लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, वरना अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला रिएक्टिव रब है हमारा, कि सिचुएशन देखी तो स्ट्रेटजी बदल ली। ये इंसानों का काम है, ये रब का काम नहीं होता। रब को पहले ही पता होता क्या होना है। अल्लाह ताला ने इस्लाम का लफ्ज़ इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बोला है ना, तो उस वक्त इंसान भी नहीं बने थे, आदम अलैहिस्सलाम नहीं बने थे जब अल्लाह ताला ने कहा मेरे पास तो इस्लाम तुम लोगों के पहले से है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का भी असल में नाम मुसलमान ही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में कहा कूलू अस्लमतु। अस्लमतु का मतलब है, जहां से असल में हमने पाकिस्तान में ये जो फैशन बना हुआ है कि इस्लाम का मतलब है सलामती, असल में इस्लाम का मतलब है सबमिशन। अस्लमतु इसे कहते हैं कि मैं इस्लाम ले आया, मैं अब हर लॉ पे सबमिट करूंगा। ओके, ये इस्लाम में जो सलमा है ना, ये है वो कि अस्लमतु का मतलब है आप जो हुक्म आपका, आप मेरे आका, मैं आपका गुलाम, मैं अपने रब की बात कर रहा हूं कि अब जो भी हुक्म होगा वो मैं कैसे मानूंगा। ये है मुसलमान। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम भी मुसलमानी थी और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी एक ही। खैर मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम तो अपने आप को यहूदी कहती है। वो दोनों हज़रत मूसा से लेके यशू बिन नून से लेके, एक्चुअली मूसा ने तो खैर तौरात दी थी ना, पहले नबी यशू बिन नून है हज़रत मूसा के बाद, और सीरीज ऑफ नबी है, अंबिया है। एक रिवायत तो मेरे पास ऐसी है जो कि इब्न हजर की अपनी है कि उन्होंने कहा था कम अज कम 1,00,000 नबी बनी इसराइल के ऊपर क्या सराई में रखे हैं आप, कि 1,00,000 नबी इन्होंने खाली
एंजॉय किए। ये दिन को नबी मिलता था तो शाम को कत्ल कर देते थे। ये इनकी मैकबीज की लड़ाई हुई है, इनकी जनरेशन ओवर जनरेशन, इन्होंने नबी ऐसे कत्ल किए। मगर खैर वो एक अलग बहस है। मगर ये हजरत ईसा के आने तक के पिछले सारे अंबिया जो थे ना, इनके बहुत नाम है इनकी अपनी किताब में भी। तो आइज़ाया, जरमाया, इज़ीकियल, ये सब के सब बड़े बड़े नाम है। उज़ैर, इज़रा इसे कहते हैं, जिनके कहते हैं। ये हजरत दाऊद और सुलेमान और हजरत मूसा, ये सब के सब एक ही किताब के फॉलोअर हैं, जो जिसे तौरात कहते हैं। ज़बूर एक ऐसी किताब है जो अभी भी तौरात में शामिल है, तनाख में, जो ओल्ड टेस्टमेंट में, उसका नाम है साम्स। वो ज़बूर है इस वक्त, ठीक है। तो ये एक ही शरीयत है। हज़रत ईसा ने भी आगे यही कहा था कि भाई मैं हज़रत मूसा की शरीयत चेंज नहीं करने आया, शरीयत में हज़रत मूसा की रखूंगा और प्रिंसिपल तौरात के ही रहेंगे। किताब तौरात ही को फॉलो कर, जो लॉज है तौरात को ही फॉलो करेंगे। वो तो अलग बात है, सेंट पॉल ने चेंज कर दिया तो आदि इंजील जो है वो कहती है नहीं फॉलो करना, मगर वो सेंट पॉल का रिलीजन है, वो ईसा का रिलीजन नहीं है। तो इसीलिए तो उनको बोला दौलीन कहते हैं ना, कि एक तरफ तो आओ ना, तुम दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी इकट्ठी करते हो। तो मुसलमान, सारे नबी मुसलमान हैं, उनकी कौमों को आप जो आजकल के टर्मिनोलॉजीज चाह रही हैं, तो उन टर्मिनोलॉजीज में हज़रत मूसा के फॉलोअर को इस वक्त यहूदी बोलते हैं, और मुसलमान, क्योंकि हम भी हज़रत मूसा के फॉलोअर हैं। और हज़रत दाऊद भी हज़रत मूसा के फॉलोअर थे, इसलिए यहूदी कहते हैं। उनकी यहूदियों के फॉलोअर जो है ना, यहूदी उन्हीं के फॉलोअर हैं, उनकी किताब ज़बूर जो है। मगर जो इस वक्त के क्रिश्चियन हैं वो भी यही कहते हैं इब्राहिम से लेकर ईसा तक सारे नबी एक ही किताब में डाले हैं, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट कंबाइन किया है। तो ये सारे के सारे नबियों को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन भी हैं, हम मुसलमान भी सारे नबियों को मानने और फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सो आपका जनरल सेंस बहुत क्लियर होनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। और आप जब इनसे आर्ग्यू या डिबेट करें तो उनको पता हो कि भाई इतनी चीज़ें कॉमन है हमारी, हम तकरीबन 99% सेम है, एक्सेप्ट बेसिक 3-4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जॉन 3:16 है, 1-2 आयतें हैं जो इन्होंने इंजील की रखी, वरना हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको अप्रोच कर सकते। तो छोटा जवाब यही है जो आपको मिल गया। आई होप एवरीबॉडी नोज द आंसर नाउ। कोई और कॉलर नहीं है तो लेट्स जस्ट गो टुवर्ड द एंड, अदरवाइज गिव मी सम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल साहब, आपने वक्त दिया इस रमज़ान मुबारक में। और जवाद साहब आप आज तशरीफ़ लाए, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे बिल्कुल इससे पहले कि हम इसको प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं, आप का कैसा तजुर्बा रहा है? जुमला जरूर बोल लीजिएगा बाद में। बहुत अच्छा रहा यार, बहुत अच्छा। मुझे बल्कि बड़ा अच्छा लगा कि रमज़ान के अंदर कोई एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हुई है, क्योंकि आमतौर पर तो देखें हम जो इबादत की सिर्फ बात करते हैं ना, तो वो तो हर इंसान अपने हिसाब से करता ही है इबादत, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी करते हैं और फ़िरक़ों के लोग भी करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर कोई वाकई रमज़ान में कोई स्पिरिट उसकी देखी जाए, वैसे तो पूरा साल होनी चाहिए अगर कोई अपने आप को मजहबी कहता है, तो पहले भी मैंने कहा था झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, लेकिन कम से कम रमज़ान में महंगाई तो ना करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो ना करें। आप जैसे ही रमज़ान शुरू होता है एकदम पाकिस्तान में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और उसमें ज़्यादा बड़े जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो हैं जो बड़े स्टॉक रखते हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, और वो लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं पैसा ज़्यादा मतलब महंगाई करना, और फिर वो नीचे तक जाती है और आम आदमी जो उसको फ्रूट तक नसीब नहीं होता। तो ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं इस तरह के, इनको कौन पकड़ेगा और इनको किस तरह पकड़ा जाएगा? क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है मैंने इमरान खान को कहा था, उस वक्त मैं सियासत में नहीं था, 2010 की बात है, 2018 में हमने पार्टी बनाई है बराबरी पार्टी। 2010 में हम वो थी मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी थी, और वो जियो के साथ प्रोग्राम करे थे इमरान खान फाउंडेशन का सैलाबों के ऊपर। तो वहाँ पे बैठ के मैंने कहा था कि देखें टिम्बर माफिया इस मुल्क की सारी लकड़ी खा गया है, तो उसको पकड़ता कोई नहीं है। तो इमरान खान ने ना मेरे इधर हाथ मार के कहा था, ट्रांसमिशन में मौजूद होगा वो, कि फिक्र ना करो जवाद, ये मैं जब मैं आऊँगा सबको देख लूँगा। तो मुझे ऐसे लगा था जैसे मौला जट की तरह होने ना, ये सबको देख लूँगा। लेकिन मज़े की बात है कि उनके साथ भी और बाकियों के साथ भी वही माफियाज हैं, वही आते हैं करोड़ों रुपया लगा के और वही फिर अरबों रुपया बनाते हैं, वही लगाते हैं जी। बिल्कुल आखिरी आज रोज़ा हो सकता है साहिल साहब, तो आपकी क्या राय है मजमूई तौर पर इस रमज़ान का समा के हवाले से? अल्लाह ताला कबूल करे आप लोगों को। बुशरा थैंक यू, ज़ारा थैंक यू, मरियम, एवरीबॉडी, स्पेशली आसिम थैंक यू, हाफिज साहब आपने तो मेरे साथ जो कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे आगे फ्यूचर एंडेवर्स में भी आपके और मेरे दोनों को। आई एग्री विद जवाद
कि अगर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स रहेगा तो इबादत जो है ना उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी हमें। और जवाब वन मोर थिंग, अगर इस्लाम का सिस्टम हो तो ये देखें भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ करते क्या, ठीक है? ये ईमान खान नहीं करेगा, ये अल्लाह के रसूल करेंगे। वो हमारा भी आ गया, तुम नहीं करेंगे। चलिए जी, दुआ की तरफ चलिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी चलो इमरान, आपको बस 1 मिनट लूंगा मैं। आई वांटेड टू थैंक एवरीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, द टीम फ्रॉम यू नो समर, जो मुझे चाय पिलाते रहे समर, वहां से लेके आसिम चौधरी, अकरम साहब, एवरीबॉडी, यू हैव बिकम पार्ट ऑफ माय फैमिली, फ्रॉम मीरा, फिरोजा to you know इम्तियाज and इमरोज, तैयब, ज़ारा, स्पेशली सब लोगों को आवाज़ आती है ज़ारा की, ओके? ज़ारा को नहीं पता होता, पब्लिक को आवाज़ आ रही होती है उनकी। तो you guys are my family। अल्लाह ताला आपने आपसे बहुत बड़ा काम लिया है। We only saw Bushra and Imran in front of camera। I wanted to thank Asim and his team, the whole big team। I wish I can work with you guys for longer, पूरा साल, हर साल। मगर ये मैं आपको बता दूं, अब हम कुछ नहीं है, हमारी एबिलिटी भी कुछ नहीं है, ये सब फ्री के गिफ्ट होते हैं, अल्लाह ताला ने बोनस दिए होते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के काम है। हम सबको मिले हुए हैं, अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके अल्लाह के रास्ते में कर दें या फिर अपने सेल्फिश तकाज़ों के ऊपर कर दें और अपने कोई फेम फॉर्चून चाह रहे हों। ये मैं इसलिए आप सबको बता रहा हूँ क्योंकि फ़लस्तीन इस वक्त जल रहा है। खुदा का वास्ता है, अल्लाह और मेरा और आपका रब एक है। मेक श्योर आप लोगों को मेरी प्ली है कि इस रमज़ान के बाद खुदा को अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए फ़लस्तीन के लिए काम करना छोड़ना मत। रमज़ान का फीवर ना बंद की वजह से ना इस्लाम डाउन कर देना। ये सिर्फ 30 दिन का इस्लाम नहीं है हमारा। मुझे पता है कि रमज़ान में और दिल नर्म होता है, शैतान कैद होता है, मगर फ़लस्तीन अभी भी कैद है, फ़लस्तीन अभी भी जल रहा है और रमज़ान के बाद भी जल रहा होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम के बाद फ़लस्तीन का पॉइंट डीफोकस मत कीजिएगा, आउट ऑफ माइंड मत कर दीजिएगा। वहाँ मेरे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ मेरे 30-40 हज़ार बच्चे मर चुके हैं। 40,000 Palestinians have been butchered, so and they're going to be killing every single day. They're not stopping. Make sure आप लोगों को पता हो मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि 30 दिन का रमज़ान पाकिस्तान में आता है, उसके बाद हम इस्लाम बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं आपसे जाते जाते कह रहा हूँ, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है एज अ मुस्लिम ब्रदर, डू नॉट फॉरगेट योर सिस्टर्स, योर किड्स, योर डॉटर्स जो आप ईद मना रहे होंगे। बिल्कुल ऐसी मेरी बेटी और मेरा बेटा फ़लस्तीन में मर चुके हैं, मेरा भाई फ़लस्तीन में मर चुका है, मेरा बाप, मेरी माँ। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब आपका, जवाब साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुशरा, तमाम देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया जितने भी लोग इस सारे ट्रांसमिशन में रमज़ान पहले से लेकर इस वक्त तक हमारे साथ रहे। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और जिस तरीके से जी साहिल साहब गुजारिश है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर अस, थैंक यू फॉर बीइंग आवर सपोर्ट। और इन्नमल मुमिनूना इख्वातुन का असल में मतलब यही है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवाब साहब। हम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपसे इजाज़त चाहते हैं इसी दुआ के साथ कि आपसे मुलाकात रहेगी और इसी दुआ के साथ कि हम इसी अज़्म के साथ, इसी यकीन के साथ और इसी हिम्मत के साथ और इसी जज्बे के साथ, इसी जुस्तजू के साथ, इसी लगन के साथ, इसी दिलजमी के साथ और इसी हिम्मत के साथ, इसी ताकत के साथ, इसी बेहतर सोच के साथ अपने पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और लोगों की ज़िंदगियों में सहूलत और आसानी पैदा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करने के लिए और पाकिस्तान में हर उस शख्स के लिए जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर हर उस शख्स के लिए जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, हम करते रहेंगे। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।